हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हमारा स्टडी नोट नंबर 2 जो हमने स्टार्ट करा था, उसके अंदर हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। एक हमने डिमांड फोरकास्टिंग चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, अपना डिमांड फोरकास्टिंग चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, और पिछली 2 क्लास के अंदर हमने कैपेसिटी प्लानिंग भी कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, कैपेसिटी प्लानिंग हमारा प्योरली थ्योरी था, वो 2 क्लास में हमने स्टडी मैट के हिसाब से कंप्लीट कर लिया। अब हमारा जो नया टॉपिक चलेगा, नई क्लास चलेगी, वो है कैपेसिटी रिक्वायरमेंट की। इस कैपेसिटी रिक्वायरमेंट के अंदर थ्योरी पार्ट में आज की क्लास में कवर करूंगा आपका। थ्योरी इस चैप्टर की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इसमें इंपॉर्टेंट होगा, जैसे पढ़ेंगे तो हम सभी, पढ़ेंगे तो हम सारा ही, पर मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट है। मतलब ये समझना, जिस चैप्टर के अंदर प्रैक्टिकल है ना, वो चैप्टर मोर इंपॉर्टेंट हो जाता है एज कंपेयर टू थ्योरी। वो चैप्टर प्रैक्टिकली मोर इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब अगर जिस चैप्टर के अंदर थ्योरी थ्योरी है तो उसमें तो थ्योरी ही पूछेंगे। जिस चैप्टर में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों है तो उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं प्रैक्टिकल पूछने के ओएम में। थ्योरी इसमें कम पूछते हैं। जैसे डिमांड फोरकास्टिंग में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवाए थे, इसमें थ्योरी आने के चांसेस रहते हैं उसके अंदर, और काफी बार पूछता भी है। तो ये एक चीज हो गई। तो यहां पर हम आज की क्लास के अंदर थ्योरी को अपना कवर कर लेंगे। कैपेसिटी रिक्वायरमेंट हम सीख रहे हैं, ये हमारी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है। अगली क्लास हमारी पूरी थ्योरी होगी, मतलब प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल भी करेंगे, स्कैनर के क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, मजा आएगा। आज की क्लास में थ्योरी कर लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो एक अच्छा तरीके से चल रहा है। हमारी थ्योरी भी कंप्लीट हो रही है स्टडी मैट के अनुसार, हमारा प्रैक्टिकल भी कंप्लीट हो रहा है स्टडी मैट के अनुसार, स्कैनर के अनुसार, हमारी थ्योरी प्रैक्टिकल। तो एक बोरियत नहीं हो रही, इतना मुझे पता है। 2 क्लास आपको लग रहा होगा थ्योरी पढ़ रहे, एक लास्ट क्लास आपको आज लगेगा थ्योरी, अब फिर 2-3 क्लास में प्रैक्टिकल ले आऊंगा। समझ में आ रहा है? यही तो मेरा मोटिव है आपको, थ्योरी भी इतनी अच्छे से पढ़ा दूं, प्रैक्टिकल तो पढ़ाऊंगा ही अच्छे से। वो तो हर कोई अच्छे से पढ़ाता है, थ्योरी हर कोई अच्छे से नहीं पढ़ाता। मैं चाहता हूं उसको भी ढंग से पढ़ा दूं, एकदम बढ़िया तरीके से। होपफुल आपको सारी थ्योरी समझ में भी आ रही होगी, मेरे सारे एग्जांपल समझ में आ रहे होंगे। आज की क्लास में सीखते हैं कैपेसिटी रिक्वायरमेंट थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। कितने चैप्टर है टोटल? 10। टोटल 10 चैप्टर है दोस्तों, 10। तीसरे में पहुंचे अभी हम, तीसरे में। जैसे ये जो 4 चैप्टर है ना, 4 चैप्टर ये इतनी जल्दी खत्म होंगे, 2 क्लास में लपटा दूंगा ये 4 चैप्टर को मैं, सिर्फ 2 क्लास के अंदर। क्योंकि एक क्लास में तो 3 और लेंगे, क्योंकि छोटे छोटे हैं बहुत ज्यादा। तो इसको इतना बड़ा नहीं है, ये 2 क्लास के चैप्टर है तीनों। इसको छोड़कर थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल को छोड़कर बाकी ये 3 तो एक ही क्लास में हो लेगा। ये 3 चैप्टर 7th 8th 9th चैप्टर, ये एक क्लास में मैं आपको करा दूंगा, एक ही क्लास के अंदर। क्योंकि तीनों थ्योरी है और तीनों में इतने इतने पैराग्राफ की थ्योरी है, बस स्टडी मैट में जाकर देख लो आप। बाकी जो टाइम लगने वाला सबसे ज्यादा थ्योरी पार्ट जो है वो वाला है, इन दोनों में से कोई एक है। ठीक है, थ्योरी में ज्यादा टाइम लगेगा, पर वो जो थ्योरी वाला पार्ट जिसमें ज्यादा है उसमें प्रैक्टिकल पूछा जाता है, थ्योरी नहीं पूछी जाती इतनी। तो देखेंगे किस तरीके से करना है। ठीक है, तो अभी हमारी क्लास इसमें अभी और लगेगी, अभी तो तीसरे चैप्टर में हम। तो आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, और आज की क्लास में हम थ्योरी पार्ट को कवर कर लेंगे अपने स्टडी मैट के हिसाब से। फिर प्रैक्टिकल पार्ट लेंगे और प्रैक्टिकल पार्ट को भी कवर कर लेंगे। एक दिन स्टडी मटेरियल का देखेंगे और एक दिन स्कैनर का भी देख लेंगे। ठीक है, चलो भाई, नई हडी डालेंगे नए पेज से। कैपेसिटी रिक्वायरमेंट चैप्टर नंबर 3 स्टडी नोट 2 सामने देखेंगे दोस्तों। कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, अब क्योंकि इस चैप्टर के अंदर मेनली ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है थ्योरी, तो इसलिए मैंने सारी थ्योरी एक सही तरीके सही ढंग से लिख दी है। आपको मुझे अब समझाना है, पर मेरी बात अगर आप ध्यान से सुने तो कृपया करके इन थ्योरी को आप भी एज इट इज लिखिए जैसे मैंने लिखा हुआ है। आप एक एक चीज को समझे और उस तरीके को उसको लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो कृपया करके जो मैंने यहां पर लिखा है इसको अपने हैंड रिटन फॉर्मेट में लिखिए, अपनी एक तरीके से लिखिए, अपने वे में लिखिए इसको। ठीक है, और लिखना यही है। समझ में आ रहा आपको? यस। तो कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट नाम से समझ में आ रहा है, चैप्टर के नाम से समझ में आ रहा है कितनी कैपेसिटी की जरूरत है ना। चैप्टर के नाम से समझ में आ रहा है कितनी कैपेसिटी की जरूरत है। तो हमारा जो पहला पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं मैं आपके लिए, वो है ये आपके पास कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग क्या है। कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग बड़ा ही सिंपल मतलब है। कहता है कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग एक ऐसी टेक्निक है जो ये बताता है कि कितनी इक्विपमेंट्स, कितने लेबर कैपेसिटी की, कितनी इक्विपमेंट मतलब मशीन कैपेसिटी, कितने लेबर कैपेसिटी की जरूरत है अपने प्रोडक्शन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए। बड़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं। कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग एक ऐसी टेक्निक है जो हमें ये बताता है कि हमारी इक्विपमेंट या फिर मशीन कैपेसिटी की कितनी जरूरत है हमें एक
गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए अगर मुझे मेरा एक ऑब्जेक्ट है कि मैं 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करना चाहता हूं, तो 10,000 यूनिट जो मैं प्रोड्यूस करना चाहता हूं, एग्जांपल भी लिख लीजिएगा, मैं दे रहा हूं। मान लो एक कंपनी का ऑब्जेक्ट है, एक कंपनी का प्रोडक्शन ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन ऑब्जेक्ट। एक कंपनी का प्रोडक्शन ऑब्जेक्ट है, मतलब कितनी यूनिट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, प्रोडक्शन ऑब्जेक्ट। एक कंपनी का प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्टिव, ये है कि वो 10,000 पेयर ऑफ शूज प्रोडक्शन करना चाहती है। 10,000 ऐसा नहीं को, मान लो 10,000 यूनिट्स का गुड्स प्रोड्यूस करना चाहती है। अच्छा, कंपनी का जो प्रोडक्शन ऑब्जेक्ट है, कंपनी का जो प्रोडक्शन ऑब्जेक्ट है वो क्या है कि वो 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करना चाहती है एक साल के अंदर। 1 ईयर में 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करना चाहती है। ध्यान सुने, कंपनी चाहती है, कंपनी जानना चाहती है 10,000 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, 10,000 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए कितने लेबर और मशीन की जरूरत होगी, कितने लेबर और मशीन की जरूरत होगी। एक ये इसका प्रैक्टिकल जब मैं कराऊंगा ना आपको, तो ये लाइन बार बार बोलूंगा मैं आपको, समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 10,000 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी लेबर और मशीन की जरूरत होगी, कंपनी जानना चाहती है। क्वेश्चन पूछा कंपनी ने क्वेश्चन पूछा किससे? कंपनी ने अपने ऑपरेशन मैनेजर से क्वेश्चन पूछा, मतलब आपसे, आप ऑपरेशन मैनेजर बनोगे, तो कंपनी ने अपने ऑपरेशन मैनेजर से क्वेश्चन पूछा और उससे पूछा कि भाई ये बताओ कि कंपनी अगर 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करना चाहती है एक साल में, तो कितने लेबर और कितनी मशीन की जरूरत होगी। तो ऑपरेशन मैनेजर ने क्या बताया? इसका आंसर बताया। ऑपरेशन मैनेजर ने इसका आंसर बताया और आंसर में कहा कि हम कैपेसिटी रिक्वायरमेंट टेक्निक लगाएंगे। कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, इसको हमने क्या दिया? कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, मतलब कितने लेबर और कितनी मशीन की जरूरत होगी, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग कहा जाता है इसको। कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग हमें बताएगा कि हमें, मान लेते हैं कि ऑपरेशन मैनेजर ने कहा कि अगर आप 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करना चाहते हो तो आपको कम से कम मशीन जो चाहिए वो 5 मशीन चाहिए और लेबर आपको कम से कम 20 लेबर की जरूरत है। 5 मशीन और 20 लेबर की जरूरत है। ये निकालने के लिए हमें एक टेक्निक लगानी पड़ती है, उस टेक्निक का नाम है कैपेसिटी प्लानिंग। तो कैपेसिटी रिक्वायरमेंट टेक्निक है। कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग क्या है दोस्तों? एक टेक्निक है जो कि हमें ये बताता है कि कंपनी को अगर अपना प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव पूरा करना हो तो उसको कितने लेबर और कितने मशीन को हम इक्विपमेंट भी कह सकते हैं, मशीन को हम इक्विपमेंट भी कह सकते हैं और लेबर को हम पर्सोनल भी कह सकते हैं। बात एक ही हो गई, वर्कर, पर्सोनल, कुछ भी। तो कितने लेबर और कितनी मशीन की जरूरत पड़ेगी ये निकालने के लिए हम एक टेक्निक लगाते हैं, जिस टेक्निक को नाम देते हैं कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग। आए समझ में? तो बताओ, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग क्या है, तो आप कहना कि कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग एक ऐसी टेक्निक है जो हमें बताता है कि कंपनी को कितने लेबर की जरूरत है, कितनी लेबर कैपेसिटी की नीड है, कितनी मशीन इक्विपमेंट कैपेसिटी की नीड है अपने प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। दैट्स द मीनिंग ऑफ कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग। क्या आपको समझ में आया? समझ में आ गया। अगर मैं आपको स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज ये लिखना है, आपको एग्जाम्पल जो मैं बना रहा हूं, ये एग्जाम्पल आपको इस लाइन के नीचे लिखनी है दोस्तों, ये पॉइंट के नीचे आपको ये लिखने के बाद एग्जाम्पल लिखना। तो कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग इज अ टेक्निक विच डिटरमाइन, जो हमें बताती है व्हाट इक्विपमेंट मींस व्हाट मशीन, है ना, एंड साथ में कितनी इक्विपमेंट और कितने लेबर, साथ में कितने लेबर की कैपेसिटी आर रिक्वायर्ड जरूरत है
टू मीट द प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव एज पर द मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। जो भी शेड्यूल बना होगा, कितना हम अभी मैंने प्रोडक्शन शेड्यूल क्या बनाया है, 10,000 यूनिट, ठीक है। एंड मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, आगे जाकर हम मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग का भी देखेंगे, तो वहां पर बताता है कि कितनी मटेरियल की जरूरत पड़ेगी 10,000 यूनिट बनाने को। तो सभी प्लानिंग को जो आपने बताया कितना यूनिट बनाना है, कितनी मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। अब मटेरियल आ गया, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग से मटेरियल लिया है, हम इतने मटेरियल की जरूरत है, कितनी यूनिट बनाना चाहते हो वो पता लगा लिया। तो यूनिट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन शेड्यूल बनाना पड़ेगा। उसमें कितना मटेरियल लगेगा, उसमें क्या करना पड़ेगा, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग लगानी पड़ेगी। भाई कितना मटेरियल लगेगा 10,000 यूनिट को बनाने के लिए, पहले आप सेट करो कितनी यूनिट बनानी है, 10,000। दैट्स कॉल्ड प्रोडक्शन शेड्यूल, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल कहते हैं। और उस 10,000 यूनिट को बनाने के लिए कितना मटेरियल चाहिए, दैट्स कॉल्ड मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, MRP, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग कहते हैं। समझ में आ रहा है? 10,000 यूनिट बनानी है, ये होता है मास्टर प्रोडक्शन प्लान शेड्यूल। इस 10,000 यूनिट को बनाने के लिए कितना मटेरियल चाहिए, ये होता है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। ये क्लियर हो गया? अब इसके अनुसार आपने एक प्रोडक्शन ऑब्जेक्ट सेट करा कि हमें 10,000 यूनिट बनानी है और उस पर इतना मटेरियल लगेगा, दैट्स कॉल्ड प्रोडक्शन ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए हमें लेबर चाहिए, कितनी लेबर चाहिए ये नहीं पता, मशीन चाहिए ये पता है, पर कितनी मशीन लगाऊं जिससे वो ऑब्जेक्ट पूरा हो जाए ये नहीं पता। कितनी लेबर लगाऊं, 20 लगाऊं, 30 लगाऊं, 40 लगाऊं जिससे वो मेरा ऑब्जेक्ट पूरा हो जाए, कितनी लेबर लगाऊं जिससे मेरा ऑब्जेक्ट पूरा हो जाए, कितनी मशीन लगा दूं जिससे मेरा वो ऑब्जेक्ट पूरा हो जाए, कितना लेबर लगेगा, कितनी मशीन लगेगी, ये फाइंड आउट करेगा कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग। ये एक टेक्निक है जो ये बताता है कि आप 20 लेबर लगा लो, आप 10,000 यूनिट बना लोगे एक साल के अंदर। आप 5 मशीन लगा लो और 20 लेबर लगा लो, 10,000 यूनिट बना लोगे। तो मैं ऐसी बोला है समझ में। तो अगर आपसे कोई पूछे कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग क्या है, तो आप बता सकते हो, इजीली बता सकते हो। मुझे पता है आप बता दोगे भाई। चलो जी, यहां तक तो क्लियर हो गया कि कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग किसे कहते हैं। एक सिंपल एक लास्ट लाइन बोलता हूं, मैं एक चीज को बार बार बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जाए। कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग एक ऐसी टेक्निक है जो हमें यह बताता है कि कितने लेबर कैपेसिटी की जरूरत है एक प्रोडक्शन गोल को पूरा करने के लिए, एक प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कितने लेबर कैपेसिटी चाहिए, कितनी मशीन कैपेसिटी चाहिए, ये बताता है कौन, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग। जब तो नाम क्या, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट की प्लानिंग करनी होगी, कितनी कैपेसिटी की जरूरत होगी एक ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए। ओके, तो यहां तक तो आपको समझ में आया, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे समझ में आ गया आपको। पॉइंट नंबर 2 पे चले तो कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग स्ट्रेटेजीज। 2 टाइप की स्ट्रेटेजी है कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग। किस तरीके से हम स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, पहली लेवल कैपेसिटी प्लान और दूसरा मैचिंग कैपेसिटी विद डिमांड प्लान। दोनों में क्या फर्क होता है पहले बाद में पढ़ेंगे। पहले 2 टाइप की स्ट्रेटेजी होती है, किस स्ट्रेटेजी से आप कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग लगाओगे। 2 टाइप की स्ट्रेटेजी है, लेवल कैपेसिटी प्लान और आपके पास मैचिंग कैपेसिटी विद डिमांड प्लान। लेवल कैपेसिटी प्लान और मैचिंग कैपेसिटी विद डिमांड प्लान। बताओ सर क्या है, लेवल कैपेसिटी प्लान, लेवल कैपेसिटी प्लान और मैचिंग कैपेसिटी विद डिमांड प्लान। ये 2 आपके पास कैपेसिटी है, स्ट्रेटेजी है जिसमें आप कैपेसिटी प्लानिंग रिक्वायरमेंट प्लानिंग करोगे। ठीक है, अब ये लेवल कैपेसिटी प्लान क्या है और ये मैचिंग कैपेसिटी विद डिमांड प्लान क्या है, ये जरा ध्यान दीजिएगा। पहले मैं लेवल कैपेसिटी प्लान के बारे में बताता हूं, एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको ये दोनों प्लान क्या है। दोस्तों बड़ी सिंपल सी बात, ध्यान दीजिएगा। बट एग्जाम्पल जितना मैं आपको समझाऊंगा और एग्जाम्पल आप उसको अगर कोट करके आगे एग्जाम में, बस आपके नंबर 1 नहीं कटेंगे। पता क्या होता है, हम थ्योरी तो लिख देते हैं मेरे भाई और बहन, हम ना एग्जाम्पल नहीं कोट करते। अच्छा ये एग्जाम्पल आप इतने एबल तो हो गए कि इसको इंग्लिश में लिख सकते हो, है ना। तो मुझे लिखकर दिखाओ ये कि भाई एक कंपनी दैट प्रोडक्शन गोल इज 10,000 पर यूनिट। अब कितनी, हाउ मच यूनिट, हाउ मच लेबर, क्या आपके पास लेबर कैपेसिटी एंड मशीन कैपेसिटी वी नीडेड टू प्रोड्यूस आवर प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव। तो इस तरीके से आप इंग्लिश में लिखो इसको, तभी एग्जाम्पल जितना आप लिखोगे ना उतना ही आपके अच्छे नंबर आएंगे, समझिए। ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। लेवल कैपेसिटी प्लान क्या कहता है, ये कहता है कि हम एक प्रोडक्शन का लेवल सेट करेंगे, प्रोडक्शन का एक लेवल सेट करेंगे। जैसे कि मैंने कहा, मैं एक महीने में, एक मंथ में, जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं ना ऐसे लिख दो हिंदी में, एक मंथ में
500 यूनिट का प्रोडक्शन करूंगा, 500 यूनिट का प्रोडक्शन करूंगा, एक मंथ में 500 यूनिट का प्रोडक्शन करूंगा। अब डिमांड 500 से कम आए, डिमांड 500 ही आए, डिमांड 500 से ज्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी प्रोडक्शन 500 का ही करेगी। ये फिक्स्ड है, कंपनी प्रोडक्शन 500 का ही करेगी, ये फिक्स्ड है। क्या लिखा पता आपको मैंने लिखा है यहां पर कि देखो कंपनी एक प्रोडक्शन का लेवल सेट करेगी। लेवल इन द मीन्स कि एक महीने में 500 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे जी। अब उस महीने में डिमांड मेरी 500 से कम आए, 450 आए, या 500 ही आ जाए, या 500 से ज्यादा आए, मुझे मतलब नहीं। सोचो, मान लो आपकी कंपनी और आपकी कंपनी एक महीने में 500 यूनिट बनाती है। मैंने आपको ऑर्डर दिया कि मुझे 450 यूनिट इस महीने चाहिए, आप मुझे ऑर्डर दे दोगे, आप मुझे ऑर्डर रिसीव करके आप मुझे 450 यूनिट का दे दोगे। अब आपने 500 यूनिट सेट बनाई, आपका फिक्स्ड है कि हर महीने आप 500 बनाते हो। अब मैंने इस अगले महीने आपको 500 का ऑर्डर दिया, आपने कहा ये लो भाई 500। अब अगले महीने भी आपने 500 यूनिट बनाई, क्योंकि आपका एक लेवल फिक्स्ड है कि मैं हर महीने 500 यूनिट का ही प्रोडक्शन करूंगा। अब मैंने आपको 550 यूनिट का ऑर्डर दिया, तो आप मुझे अब कितना दे पाओगे? 500 ही दे पाओगे, 50 मना कर दोगे 50 के लिए। तो लेवल कैपेसिटी प्लान कहता है हम एक यूनिट सेट करेंगे, उसके बेसिस पर अपने कैपेसिटी डिटरमाइन करेंगे। यूनिट के बेसिस पर कैपेसिटी डिटरमाइन होगी। हमने एक यूनिट सेट कर दी, एक लेवल सेट कर दी कि हम इतना का प्रोडक्शन करेंगे, और उस बेसिस पर ये थोड़ा सिंपल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमें कि भाई महीने की 500 यूनिट बनानी है। अब महीने की 500 यूनिट बनाने के लिए 2 लेबर और 1 मशीन की जरूरत है बस। अगर बढ़ानी होती, कम होती बार बार कैपेसिटी निकालनी पड़ती ना। मान लो 500 यूनिट बनानी है एक महीने के अंदर, 500 यूनिट बनाने के लिए सिर्फ 2 लेबर और 1 मशीन चाहिए, वो बन जाएगी 500 यूनिट एक महीने के अंदर। अब मान लो 500 चाहिए, 450 650 यूनिट बनानी हो तो फिर मुझे लेबर का बढ़ाना घटाना पड़ेगा। फिर 650 तो और कम करनी हो, 450 करनी हो तो फिर कम करना पड़ेगा। ऐसे करके ना बड़ी परेशानी से आ गई। कंपनी ने क्या करा, यार छोड़ो, डिमांड कभी बढ़ती है कभी घटती है तो चलता रहेगा, हम एक लेवल सेट कर लेते हैं, 500 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे। अब ये 500 एग्जांपल है, कहीं इसको समझे कि कंपनी हर कंपनी 500 यूनिट प्रोडक्शन करिए, एग्जांपल है। 500 यूनिट का प्रोडक्शन करती है। अब डिमांड बढ़े घटे बराबर है, हमें मतलब नहीं, जितनी डिमांड आएगी उसके आपसे दे देंगे, नहीं होगा तो मना कर देंगे, भाई हमारे पास नहीं है। यहां पर एक फायदा हो जाता है कि हमारी जो कैपेसिटी हमने डिटरमाइन करी है वो फिक्स रहती है, यूनिफॉर्म रहती है, हर पीरियड पे यूनिफॉर्म, क्योंकि हमारी जो यूनिट है प्रोडक्शन वो भी यूनिफॉर्म है, तो कैपेसिटी भी बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, बार बार कर एक ही बार निकालो, हर तरह में वो चलो। क्योंकि 500 यूनिट अगर 2 लेबर 1 मशीन कर लेगी तो अगले महीने भी 500 बनाना है, अगले महीने डिमांड कोई रिस्पेक्टिव है, डिमांड बढ़े घटे मतलब नहीं। डिमांड अगर हमारी 500 यूनिट की है तो दे देंगे, 450 की है तो दे देंगे, 550 की है तो 500 दे पाएंगे, 50 मना कर देंगे। ये कहता है लेवल कैपेसिटी प्लान। तो इसलिए कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिमांड बढ़े घटे बराबर आए, सिर्फ और सिर्फ कंपनी प्रोडक्शन 500 यूनिट का ही करेगी, ये फिक्स्ड है। दैट्स कॉल्ड लेवल कैपेसिटी प्लान। आया समझ में? नहीं आया? आओ जरा देखना क्या कहता है। कहता है लेवल कैपेसिटी प्लान कहता है इज बेस्ड ऑन प्रोड्यूस टू स्टॉक एंड सेल, बनाओ और बेचो, बनाओ और बेचो। डिमांड को रिस्पेक्टिव रख दिया, कितने की डिमांड आ रही है मत देखो, बनाओ और बेचते जाओ, एक यूनिट सेट करो। अप्रोचेस वेयर देन प्रोडक्शन सिस्टम आर ऑपरेट एट अ यूनिफॉर्म प्रोडक्शन लेवल, एक यूनिफॉर्म प्रोडक्शन लेवल है, ये है 500 यूनिट। मैंने मेरी कंपनी एक ऐसा प्रोडक्शन सिस्टम ऑपरेट कर रही है जिसमें एक यूनिफॉर्म प्रोडक्शन है, इसमें 500 यूनिट है, एंड फिनिश गुड इन्वेंट्री राइज फॉल डिपेंडिंग ऑन द अपॉन वेदर द प्रोडक्शन लेवल एक्सीड डिमांड और वाइस वर्सा। अब फिनिश गुड का डिमांड बढ़ जाए घट जाए, डिमांड बढ़ जाए घट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम पीरियड टू टाइम पीरियड मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस मैं क्या करूंगा, मान लो क्वार्टरली मैंने सेट करा, भाई इस क्वार्टर में 3 महीने के अंदर हम 500 यूनिट सेट करेंगे, फिर अगले 3 महीने में हम
600 यूनिट सेट करेंगे, तो क्वार्टर क्वार्टर पे हम चेंज कर सकते हैं, या हम हाफ ईयरली पे चेंज कर सकते हैं, एक लंबे थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस पे चेंज करेंगे। मतलब साल में हमने इस साल हमने 500 यूनिट बनाई, अब सोचो इसमें क्या है, आपने 500 यूनिट बनाई, 3 महीने तक ऑर्डर 1000 यूनिट का आ रहा है, तो यार दिमाग का लगाओ ना थोड़ा, इतना तो दिमाग लगाएंगे 1000 कर देंगे, फिर प्रोडक्शन लेवल 1000 पे कर देंगे, जब हर महीने 1000 की डिमांड आ रही तो 1000 कर देंगे। तो यहां पर ये लेवल ऑफ कैपेसिटी कहता है कि आपको एक क्या करना है कि आपको एक प्रोडक्शन लेवल सेट करना है, उस लेवल पे आपको कैपेसिटी की नीड रखनी है और हर महीने वही बनाना है। डिमांड चाहे बढ़े चाहे घटे, इररिस्पेक्टिव, कोई मतलब नहीं है, होगा तो दे देंगे, नहीं होगा तो मना कर देंगे, ठीक है। बस टाइम टू टाइम, जैसे 6 महीने बाद आपने कहा चलो अब 500 यूनिट का हमने 6 महीने तक करा, अब अगले 6 महीने हम क्या करेंगे, 1000 यूनिट का करेंगे, डिमांड के अनुसार देखा, पर वो नहीं देखा, उन 6 महीने में नहीं देखी डिमांड, आ रहा समझ में। तो लेवल कैपेसिटी प्लान ये बिल्कुल उल्टा है, कहता है मैचिंग कैपेसिटी विद डिमांड, डिमांड के साथ कैपेसिटी को मैच करे। क्या, अब इसमें एक बेनिफिट ये, इसमें एक बेनिफिट है, एक डिसएडवांटेज है। क्या बेनिफिट है? बेनिफिट ये है कि डिमांड बढ़े घटे रिस्पेक्टिव है। कस्टमर कह रहा है कि मुझे 550 चाहिए, हम कहते हैं नहीं भाई 500 ही हमारे पास, लेना लेना मत ले, तो इसमें कस्टमर भागने के चांसेस है। तो फायदा यह है कि हमें बार बार लेबर बढ़ाओ घटाओ, मशीन बढ़ाओ घटाओ, ये नहीं करना पड़ेगा, एक सेट कर दिया। तो बेनिफिट भी है, डिसएडवांटेज भी है। बेनिफिट यह है कि लेबर फिक्स रहेंगे, 2 लेबर 1 मशीन, जो कर सकते हो 500 यूनिट को 1 महीने में। और डिमांड डिसएडवांटेज ये है कि कस्टमर मना भी कर सकता है कि भाई मुझे नहीं चाहिए, जब 550 दे रहे हो नहीं तो मैं किसी और दुकान से लूं, आ रहा है समझ में। तो इसमें ये थोड़ा बेनिफिट भी हो जाता है, घाटा भी होता है। बेनिफिट ये हो जाता है कि लेबर बढ़ाना घटाना नहीं पड़ेगा, मशीन घटानी नहीं पड़ेगी। अब ये वाला क्या कहता है, एग्जाम्पल उतार लीजिएगा दोस्तों। ये एग्जाम्पल कहता है दोस्तों कि कंपनी ना प्रोडक्शन डिमांड के बेसिस पर गिरेगी। कंपनी अपना प्रोडक्शन डिमांड के अकॉर्डिंग, कंपनी अपना प्रोडक्शन डिमांड के अकॉर्डिंग करेगी। वो देखेगी डिमांड कितनी है। अच्छा, पहले महीने में डिमांड 500 यूनिट की आई, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी प्रोडक्शन कितने करेगी, डिमांड देखो मान लेते हैं डिमांड कितनी यूनिट की है, 500 की, तो कंपनी भी प्रोड्यूस कितना यूनिट करेगी, 500 ही करेगी। अगर 1000 यूनिट की डिमांड है तो 1000 ही करेगी, 2000 यूनिट की डिमांड है तो 2000 करेगी। मतलब कंपनी क्या कर रही है, प्रोडक्शन डिमांड के बेसिस पर कर रही है। हर महीने अगर इस महीने 500 यूनिट की डिमांड थी, अगले महीने 600 यूनिट की डिमांड आ रही है तो 600 यूनिट बनाएगी, अगले महीने 700 यूनिट की डिमांड आ रही है तो 700 बनाएगी। वो फिक्स नहीं कर रही है लेवल को, वो मैच कर रही है लेवल को, किसके साथ, डिमांड के साथ। इसलिए बोला मैचिंग कैपेसिटी प्लान विद डिमांड। मैचिंग कैपेसिटी विद डिमांड प्लान बोल सकते हो कि मैच करो अपनी कैपेसिटी को डिमांड के साथ। डिमांड अगर 500 यूनिट की तो आप भी 500 बनाओ, उस हिसाब से लेबर लगाओ। डिसएडवांटेज क्या है, फायदा यह है कि कस्टमर कहीं जाएगा नहीं, जितना बोलेगा उतना दे देंगे हम उसको। घाटा यह है कि हमें लेबर कितनी चाहिए बार बार निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर 500 से 2000 जा रही है तो उसमें लेबर भी बढ़ेगी, मशीन भी बढ़ेगा, ये बार बार करना पड़ेगा, ये इसका डिसएडवांटेज है। फायदा है, घाटा दिख रहा हो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो डिमांड के अकॉर्डिंग काम होगा दोस्तों यहां पर, इसलिए बोला मैचिंग डिमांड। क्लियर है या नहीं है, समझ में आ गया? तो पढ़ते जरा इसको। कहता है मैचिंग कैपेसिटी विद डिमांड प्लान। इन दिस प्लान प्रोडक्शन कैपेसिटी इज मैच, जो भी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो मैच करेगी विद द डिमांड इन ईच पीरियड। हफ्ते की डिमांड को देख लिया, मंथली कर ले, क्वार्टरली कर लिया, वो अपने अकॉर्डिंग करेगा कि किस अकॉर्डिंग में, भाई उसने हफ्ते की डिमांड देखनी है, मंथली देखनी है, क्वार्टरली देख रही है, एक मिनट, मंथली देखना है, क्वार्टरली देखना है, वो अपने हिसाब से कहने का भाई हफ्ते की डिमांड देखो कितनी आ रही है, हफ्ते कितनी आ रही है तो अगले हफ्ते भी देखो, उससे डिमांड पूरा करो, जितनी हफ्ते में डिमांड पूरी कर दो। या मंथली बेसिस पर देख रहा है या क्वार्टरली भी देख रहा है। यूजुअली इसमें क्या है, मटेरियल फ्लो एंड मशीन कैपेसिटी आर चेंज फ्रॉम क्वार्टर टू मैच द डिमांड, है ना। भाई मान लो आप क्वार्टरली कर रहे हो तो क्वार्टर टू क्वार्टर आपको क्या करना पड़ेगा। अब भाई मान लेते हैं आपने मंथली करा, तो इस महीने में आपने कहा भाई 500 यूनिट की डिमांड हमें लगता है कि आएगी, और 500 यूनिट डिमांड फोरकास्टिंग से डिमांड निकाल लेंगे ना भाई। अब ये मत है ना कि भाई इस महीने की डिमांड कैसे पता चलेगी, वो तो डिमांड फोरकास्टिंग पढ़कर आ गए ना, वहां से निकालेंगे कि भाई कितनी डिमांड हो सकती है। थोड़ा बहुत तो अप्रोक्स आता ही है उसमें, एक्चुअल तो भाई कभी नहीं निकाल सकते, पर अप्रोक्स तो निकाल सकते हैं कि अब माया हमें लगता है कि इस महीने 500 यूनिट की डिमांड आने वाली है, ठीक है, तो हमें लगता है इस महीने 500 यूनिट की डिमांड आने वाली है, तो हमने 500 यूनिट के हिसाब से अपनी कैपेसिटी लेबर लगाया उसके हिसाब से और मशीन लगाई उसके हिसाब से। अगले महीने डिमांड हमें लगता है 1000 यूनिट की आने वाली है, तो 1000 यूनिट के हिसाब से हमने चेंज करा। तो यहाँ पर जो लेबर है, यहाँ पर जो आपके पास मशीन की कैपेसिटी है, लेबर कैपेसिटी है, वो आपको मटेरियल की कैपेसिटी आपको टाइम टू टाइम चेंज करनी पड़ेगी दोस्तों, समझ में आ रहा है।
आर चेंज फ्रॉम क्वार्टर टू क्वार्टर तो लिखा है, अगर आपकी क्वार्टरली बेसिस पर कर रहे हो, फिर मंथली तो मंथली भी कर सकते हो। क्या करने के लिए? डिमांड को मैच करने के लिए। द मेन एडवांटेज आर लो लेवल ऑफ फिनिश गुड इन्वेंट्री रिजल्टिंग इन द लेसर इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। मेन जो इसका फायदा है वो है लो लेवल ऑफ फिनिश गुड इन्वेंट्री रिजल्टिंग इन लेसर इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट मतलब मान लो आपने डिमांड के अनुसार नहीं करा। देखो ऊपर वाले में एक घाटा भी क्या है, घाटा ये है कि आपने मान लो 1000 यूनिट का सोचा कि 1000 यूनिट बिकेगी, आपने कांस्टेंट बेसिस पर 1000 यूनिट बना लो, बिकी साहब आपकी 100 यूनिट, अब 900 यूनिट बच गई, उसको कहीं ना कहीं तो रखोगे। अब जब उसको रखोगे तो गोडाउन लेकर आओगे, एक जगह लोगे, वहां रखोगे, तो कैरिंग कॉस्ट, कैरी करने की कॉस्ट बढ़ जाएगी वहां पर, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक बचेगा तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर क्लोजिंग स्टॉक कम से कम रहेगा तो कैरिंग कॉस्ट भी कम से कम रहेगी। इसमें क्या होगा, जितने की डिमांड आएगी उतना हम प्रोडक्शन करेंगे, तो जितने की डिमांड आएगी उतना प्रोडक्शन करेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक कम से कम हो जाएगा, तो लो लेवल ऑफ फिनिश गुड बचेगा, लो लेवल ऑफ फिनिश गुड बचेगा, इससे लेसर इन्वेंट्री कॉस्ट लगेगी। उसमें ये हो सकता है, इसमें तो भरोसा नहीं है, आपने 1000 बनाता कांस्टेंट स्पीड से 1000 आ गई तो वेल एंड गुड, बढ़िया हो गया। आपका ही सीधा 100 नहीं आई इस महीने डिमांड, तो 900 यूनिट को कहां रखे भाई, परेशान, तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी सर। तो ये हमें ये बेनिफिट से एडवांटेज ये होता है कि इसमें जितने की डिमांड आती है उतना हम बनाकर बेच देते हैं और कुछ भी नहीं बचता, क्लोजिंग स्टॉक कम से कम बचता है कि भाई कभी नहीं बका। वो डिमांड जो निकालेंगे हम मंथली की कि हमें कितनी डिमांड बन रही है, इधर इस साल का महीना चालू हुआ, अभी इस महीने चालू हुआ एक पहला महीना, पहले महीने में हम डिमांड फोरकास्ट करेंगे कि इस महीने कितने की डिमांड आएगी, हमने कहा 500 यूनिट की आएगी, आई एक्चुअल में 450, क्योंकि डिमांड फोरकास्टिंग जब हम करते हैं तो एक बिल्कुल क्लोज निकलता है कि हाँ भाई इसने तो पूरा कैलकुलेशन करते हैं, इतनी बड़ी कैलकुलेशन सिखा दी आपको, तब भी उसमें डिफर करेगा क्या, नहीं, क्लोज निकलता है बहुत ज्यादा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक कम से कम बचेगा, और कम से कम क्लोजिंग स्टॉक बचेगा तो कम से कम कैरी करने का खर्चा भी आएगा, है ना। ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो कैरिंग कॉस्ट भी ज्यादा बढ़ जाएगी। आल्सो द बैक ऑर्डरिंग कॉस्ट इज रिड्यूस, बैक ऑर्डरिंग कॉस्ट इज रिड्यूस। बैक ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब बार बार मुझे ऑर्डर देना नहीं पड़ेगा मटेरियल का, एक ही बार ऑर्डर दे दो कि भाई देखो मेरी 500 की डिमांड है तो 500 में कितना मटेरियल लगेगा, 1000 रुपए का मटेरियल, तो एक ही बार में 1000 का ऑर्डर, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम से कम लगेगी। हर बार ऑर्डर पे आपने ईओक्यू पढ़ा होगा कॉस्टिंग में, जितनी बार ऑर्डर दोगे उतनी कॉस्ट बढ़ती है ना। पर ऑर्डर कॉस्ट 50 रुपए, तो 2 ऑर्डर दोगे तो 100 रुपए, 3 ऑर्डर को तो 150 रुपए, ऐसे हिसाब से। द डिसएडवांटेज आर वेरी हाई। डिसएडवांटेज क्या है, हाई लेबर, हाई मटेरियल कॉस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्वेंटली चेंज इन वर्किंग फोर्स। भाई देखो डिमांड, अगर देखो मैंने कहा कि भाई मुझे 1000 यूनिट का, अभी मेरा करंटली चल रहा है कि मुझे मैचिंग डिमांड क्या है, मेरी डिमांड मेरे को लगता है कि 1000 यूनिट की आएगी, ध्यान सुनना, मेरे को लगता है कि डिमांड मेरी कितनी है कि 1000 यूनिट को बनाने के लिए मैंने 20 लेबर लगा दिए और 5 मशीनें लगा दी, ठीक। अगले महीने अगले क्वार्टर में पता चला, इस क्वार्टर में मैंने लगा दिया, अगले क्वार्टर में पता चला कि 1000 की डिमांड नहीं आएगी, 3000 की डिमांड आएगी, तो मैंने 20 की जगह आपके पास 60 लगा दी लेबर, और आपके पास डबल कर दी मशीन, 3 गुना कर दी मशीन भी, है ना, 9 कर दी, 3 मशीन लगी थी तो 9 कर दी, ठीक है। अब उससे अगले क्वार्टर में पता चला कि डिमांड वापसी 1000 की हो गई, अब क्या करूंगा, अब मैं सारे वर्कर को भगाऊंगा, भगो यहां से, क्योंकि 1000 की डिमांड के लिए 20 वर्कर चाहिए। लिखकर बताता हूं ज्यादा समझ में आएगा। मान लो कंपनी की 1000 डिमांड आई क्वार्टर 1 में, 1000 की डिमांड लगती है कंपनी को आएगी, तो 1000 की डिमांड में इसने क्या करा, 20 लेबर लगाए जो 1000 की डिमांड को पूरा करेंगे, कैपेसिटी इतनी चाहिए, ये तो निकालना है कि 1000 की डिमांड पूरा करने के लिए कितनी लेबर चाहिए, यही तो कैपेसिटी रिक्वायरमेंट है, और इसने मान लो 5 मशीन लगा दी। अब ये डिमांड क्वार्टर नंबर 2 में इनको लगता है कि क्वार्टर 2 में ज्यादा डिमांड आएगी और ये पहुंच जाएगी 2000 डिमांड पहुंच जाएगी, 3000 पहुंच जाएगी, सोचो इनको लगता है कि ये डिमांड 3000 पहुंच जाएगी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये 20 की जगह 60 लेबर लगा देगा। एक अप्रोक्स डाटा ले रहा हूं ऐसी कि 20 की जगह डबल कर दिया वैसे हिसाब से, और ये 15 मशीन लगा देगा। अब ये और मशीन खरीदेगा, जब ये और लेबर खरीदेगा तो उनको सिखाने में टाइम लगेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। तीसरा, अब सोचो ये डिमांड वापसी घटकर 500 हो गई, डिमांड इनको लगता है क्वार्टर 2 में 500 ही रहेगी, ज्यादा लॉकडाउन हो गया 500 ही रहेगी, ठीक है, या फिर स्ट्राइक होगी उसकी, लॉकआउट हो गया, कंपनी थोड़े टाइम में बंद हो गई, या नाम खराब हो गया किसी कारण की वजह से कंपनी में, तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है, 500 होगी वापसी घटकर। अब क्या हुआ, अब 10 लेबर की जरूरत है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन सभी लेबर को 60-50 लेबर को निकालना पड़ेगा, और मशीन कितने चाहिए, आधी कर दो, 2.5 मशीन तो होगी नहीं, 3 ही चाहिए, क्योंकि मशीन 2.5 कर नहीं सकते, 3 मशीन की जरूरत पड़ेगी। अब मैंने कहा क्वार्टर नंबर 4 में वापसी मुझे 5000 की, बहुत अच्छा काम करा, 5000 की डिमांड चाहिए। अब जरा सुनो, अब 10 की जगह जहां 1000 लेबर को 20 चाहिए, तो 5 दूनी 10,
100 लेबर की जरूरत पड़ेगी। अब जब 100 लेबर की जरूरत पड़ेगी और 20 मशीन की जरूरत पड़ेगी, 25 मशीन की जरूरत पड़ेगी, तो अब जो मैं 10 लेबर थे, अब उसको जाके जो 90 और हायर करूंगा, तो उनको मुझे ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी, उनको सिखाना पड़ेगा, उसमें टाइम कॉस्ट होगा, कॉस्ट खर्च होगी। तो यही तो बात है। इसमें क्या होता है, चेंजिंग सिस्टम होता है। बेल निकालो भगा होते हैं, हायरिंग करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, लॉ ऑफ कॉस्ट होगी, ओवर टाइम करवाना पड़ेगा, आइडल टाइम कॉस्ट होगी, सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट होगी। भाई हमें लगा भाई ये लेबर नहीं कर पाएंगे तो हम बाहर बोलेंगे कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर लो, बाहर किसी को पकड़ा देंगे, काम आउटसोर्स कर देंगे। तो ये एक है कॉन्सेप्ट, समझ में आया नहीं आया? मैचिंग कैपेसिटी विद डिमांड प्लान, ठीक है। और ये वाला लेवल कैपेसिटी समझ में आ गया। तो आपको दोनों समझ में आ गया, अच्छे समझ में आ गया, वो दोनों एग्जांपल अच्छे से उतार लीजिए आप। वहां पर क्या होता है, एक फिक्स लेवल होता है, इतनी प्रोडक्शन करेंगे, डिमांड को रिस्पेक्टिव रखते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, आप डिमांड के अकॉर्डिंग अपनी कैपेसिटी को चेंज करते हैं। इससे कॉस्ट भी ज्यादा होती है, कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। आओ सर आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिमम प्लांट कैपेसिटी, ऑप्टिमम प्लांट कैपेसिटी, ऑप्टिमम, ऑप्टिमम मतलब बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेस। ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है दोस्तों, बेस्ट, बेटर में कहूंगा बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेस, यूज ऑफ रिसोर्सेस, बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेस, दैट्स कॉल्ड ऑप्टिमम। रिसोर्सेस का बेस्ट तरीके से यूज करो, उसको बोलते हैं ऑप्टिमम, ठीक है। अब प्लांट कैपेसिटी, ठीक है। अब जरा ध्यान सुनना, ऑप्टिमम प्लांट कैपेसिटी। देखो प्लांट कैपेसिटी जो है ना, कॉस्ट का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, कॉस्ट में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस देता है, एक इफेक्ट डालता है। कैसे? जैसे कि ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना, एग्जाम्पल पे ले चलता हूं, आपको और अच्छे से क्लियर होता है, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर होता है, मुझे पता है। एग्जाम्पल, अच्छा मुझे मैसेज करके जरूर बताएं कि आपको एग्जाम्पल समझ में भी आते हैं या ऐसी हवा में, चलो इसको ना भी कराऊं तो आपको वैसे ही पढ़कर समझ में आ जाता है, तो मुझे बताइए जरूर एक बार, ठीक है। चलो ध्यान दीजिएगा कि ऑप्टिमम प्लांट कैपेसिटी क्या है। दोस्तों मान लो मेरी फैक्ट्री है और मेरी फैक्ट्री का रेंट है 1,00,000 रुपए, मेरी फैक्ट्री का 1,00,000 रुपए रेंट है, ठीक है सर। मेरी फैक्ट्री है और मेरी फैक्ट्री का 1,00,000 रुपए रेंट है। अब ये मेरी फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में मेरा एक इसमें काम होता है, प्रोडक्शन करता हूं। ये मेरी फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के अंदर मैं प्रोडक्शन करता हूं। अच्छा इस फैक्ट्री के अंदर मैं प्रोडक्शन करता हूं, इतनी कॉस्टिंग आपने पढ़ी है, मुझे पता है कि फैक्ट्री इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। ये क्या होती है दोस्तों, एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है। ये क्या होती है मेरे भाई, एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है। मान लो इस फैक्ट्री के अंदर, इस फैक्ट्री के अंदर मैंने 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करा, इस फैक्ट्री के अंदर मैंने 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करा। इस फैक्ट्री के अंदर कितने यूनिट का प्रोडक्शन करा, 10,000। तो आप मुझे बताओ क्या फिक्स कॉस्ट को यूनिट के सबसे बांट सकते हो? हाँ बताओ, एक यूनिट पे कितने रुपए का फिक्स कॉस्ट फैक्ट्री का रेंट पड़ेगा? ऐसी करते हो ना, यूनिट कॉस्ट का ऐसे निकालते हो, सभी खर्चे को इकट्ठा कर देते हो। अभी मैंने कहा एक ही खर्चा है, बस बस इग्नोर कर दो भाई, मेरी बात सुनो। 1,00,000 रुपए की फैक्ट्री है, 1,00,000 की रेंट है फैक्ट्री का, मेरी जो फैक्ट्री कॉस्ट है वो 1,00,000 रुपए की, फैक्ट्री रेंट लिख देता हूँ। फैक्ट्री नहीं खरीदी मैंने, फैक्ट्री का रेंट 1,00,000 रुपए जा रहा है। हर साल मेरा फैक्ट्री का रेंट 1,00,000 रुपए जाता है और एक साल के अंदर मैं 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करता हूं। तो मुझे बताओ क्या मेरी कॉस्ट होगी? क्या मैं रेंट का बर्डन अपने पास रखूंगा या चार्ज करूंगा कस्टमर से? चार्ज करूंगा कस्टमर से। और किससे चार्ज करूंगा? यूनिट पे जोड़कर। मैंने कहा कॉस्ट पर यूनिट बता दो मुझे, कॉस्ट पर यूनिट। तो आपने कहा सर ये देखो 1,00,000 रुपए की आपके पास फैक्ट्री का रेंट है, अगर मैं इसको 10,000 से डिवाइड कर दूं यूनिट से, ये अमाउंट हो गया 1,00,000 रुपए का रेंट। अगर 10,000 यूनिट से डिवाइड कर देता हूं तो 10 रुपए पर यूनिट पड़ेगी कॉस्ट। मतलब एक यूनिट अगर खरीदोगे तो उसमें 10 रुपए का रेंट जोड़कर चार्ज करा जाएगा। बाकी और खर्चे की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस बेसिक बातें पर बता रहा हूं। अगर पहला ऑप्शन ये है कि अगर आप 10,000 यूनिट बनाते हो तो फैक्ट्री का 1,00,000 का बर्डन इस 10,000 यूनिट पर पड़ेगा। और कैसे पड़ेगा? एक यूनिट पे 10 रुपए। मैंने कहा दूसरा, अगर आप 10,000 यूनिट ना बनाकर 1,00,000 यूनिट का प्रोडक्शन करते हो, 10,000 यूनिट ना बनाकर अगर आप 1,00,000 यूनिट का प्रोडक्शन करते हो, तो आप मुझे बताओ कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी उस केस के अंदर? सर 1 रुपए। जहां मेरी कॉस्ट, ध्यान सुनेगा क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, जहां मेरी कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा? मैंने कहा सर 1,00,000 रुपए की एक रेंट आप देते हो और 1,00,000 यूनिट बनाते हो, तो भैया 1 रुपए पर यूनिट बढ़ गया फैक्ट्री का रेंट। बर्डन, बर्डन बोलते हैं इसको, बर्डन
किस पे पड़ता है? कस्टमर पे। और क्या करेंगे? कॉस्ट में चार्ज करेंगे। आपने देखा क्या हुआ? आपने देखा 10 रुपए पर यूनिट से 1 रुपए पर यूनिट आ गया। क्या करने की वजह से? क्या चेंज करा मैंने जिससे ये रिड्यूस हो गया? मैंने बताओ क्या चेंज करा जिससे मेरी कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूस हो गई? आपने कहा बड़ा सिंपल है सर, आपने प्रोडक्शन बढ़ा दिया। आपने यहां 10,000 यूनिट प्रोडक्शन करते थे, इसको आपने इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को बढ़ाने की वजह से कॉस्ट पर यूनिट कम होती है। ये आपको क्लियर हो गया, प्रोडक्शन को बढ़ाने की वजह से। अच्छा, अगर मैं प्रोडक्शन को और बढ़ाऊं, क्या मैं 1 लाख की जगह 10 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर सकता हूं? सर ये पॉसिबल नहीं है। सोचो ना, 10,000 से 1 लाख कर दिया, 1 लाख से 10 लाख तक कर लोगे यार? उतनी सी फैक्ट्री है, उसमें आप कितना ही प्रोडक्शन करो। मैंने कहा बताओ, 10 लाख से 100 लाख कर दिया तो कर सकता हूं प्रोडक्शन? कहने की बात अलग है, करने की भी तो बात होनी चाहिए। एक साल में कर भी पाओगे 100 लाख की यूनिट प्रोडक्शन? मैंने कहा भैया चलो 100 लाख नहीं 1000 लाख यूनिट प्रोडक्शन करूंगा, यूनिट कम, कॉस्ट पर यूनिट कम होती जाएगी। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों, ये चीज पॉसिबल नहीं है। सोचो, आप प्रैक्टिकली सोचो, थ्योरेटिकल मत सोचो, प्रैक्टिकल सोचो कि आपकी एक फैक्ट्री है जिसके अंदर 1 लाख रुपए की कितनी ही फैक्ट्री आएगी। मैंने कहा बताओ, एक 200 गज की फैक्ट्री आ गई, उस फैक्ट्री के अंदर आप 10,000 यूनिट बनाते थे, किस पीस के रात दिन काम करके आपने एक साल में 1 लाख यूनिट बना दी। क्या आप 100 लाख बना लोगे? क्या आप 1000 लाख बना लोगे उसमें यूनिट? ऐसा थोड़ी ना होता है। एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन जब आप इंक्रीज करते हो, उसमें भी एक मैक्सिमम पॉइंट होता है। हाँ, ये पता है कि जितना यूनिट आप बढ़ाओगे उतनी कॉस्ट पर यूनिट कम होगी, क्योंकि जब हम ज्यादा यूनिट बनाएंगे तो जो फिक्स कॉस्ट का बर्डन होगा वो सभी यूनिट पे पड़ेगा। कम यूनिट बनाएंगे, अगर मैं इस फैक्ट्री के अंदर 1 लाख एक यूनिट बनाऊं, तो 1 यूनिट बनाऊंगा, सिर्फ 1 यूनिट, तो 1 लाख का बर्डन पूरा पड़ जाएगा, तो 1 यूनिट 1 लाख रुपए की पड़ जाएगी। जितनी यूनिट बढ़ाओगे उतनी फैक्ट्री कॉस्ट कम से कम बर्डन पड़ेगा, क्योंकि देखो 1 यूनिट बनाओगे तो 1 लाख का पूरा बर्डन पड़ जाएगा, 2 बनाओगे तो 50 पड़ेगा, 3 बनाओगे तो 25, 4 बनाओगे तो 25 पड़ेगा। तो जितनी ज्यादा यूनिट बनाओगे उतनी फैक्ट्री कॉस्ट का बर्डन, अब फैक्ट्री रेंट का ना लेकर एक्सपेंसिस का बर्डन पड़ेगा। अब सारे एक्सपेंस ले लेता हूं, तो यहां ये समझ में आया कि कॉस्ट पर यूनिट, 1 यूनिट कितने रुपए की पड़ेगी। अगर इसको आप कम करना चाहते हो तो यूनिट को बढ़ा दो, प्रोडक्शन बढ़ा दो। ऑप्टिमम प्लांट कैपेसिटी आपको बताता है कि वो किस लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे आप प्रोड्यूस करो जिससे आपकी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो कम से कम हो जाए। ध्यान सुना, ऑप्टिमम प्लांट कैपेसिटी हमें बताएगा कि आप इस लेवल पे प्रोडक्शन करो। ऐसा तो नहीं, मैक्सिमम लेवल यही है, इससे ज्यादा बढ़ नहीं सकते। मैंने कहा 1 लाख से ज्यादा आप यूनिट बना नहीं सकते, तो आप इस लेवल पे प्रोडक्शन करो जिससे आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम से कम आए। ऑप्टिमम मतलब बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज। इतना अपने रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से यूज करो कि इतना प्रोडक्शन कर लो जिसपे आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम से कम आए। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये एग्जांपल जरूर उतारोगे, उसके नीचे बता रहा हूं मैं आपको, सारे एग्जांपल उतारने, मुझे आपकी नोट्स की कॉपी में दिखना चाहिए एग्जांपल, देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। प्लांट कैपेसिटी हैज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विथ इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन 10,000 से 1 लाख यूनिट विथ रिजल्टिंग रिडक्शन इन एवरेज कॉस्ट पर यूनिट प्रोड्यूस। क्या समझिए, प्लांट कैपेसिटी क्या होती है? प्लांट की कैपेसिटी जितनी आप, प्लांट कैपेसिटी मतलब उस प्लांट जिसमें मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जिसमें गुड्स बन रहे हैं, अगर उसकी प्रोडक्शन आप जितनी इंक्रीज करोगे दोस्तों, उतना ही आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम होगी। क्लियर है या नहीं है? यस, पहली लाइन समझ में आ गई। फॉर द गिविंग प्रोडक्शन फैसिलिटी देयर इज एन ऑप्टिमम वॉल्यूम ऑफ आउटपुट पर ईयर। ऑप्टिमम मतलब बेस्ट वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, मतलब ऑप्टिमम प्लांट कैपेसिटी हमें ये लेकर देगा, ये बताएगा कि भाई इस लेवल ऑफ वॉल्यूम पे प्रोडक्शन करो, 1 लाख यूनिट बनाओ पूरे साल की, आपकी कॉस्ट कम होगी, और 1 लाख यूनिट इज द बेस्ट ऑप्टिमम, बेस्ट है वो 1 लाख यूनिट। अगर इससे कम बनाई तो यूनिट बढ़ जाएगी, ज्यादा बना नहीं सकते क्योंकि इतनी भी हम चीजें कर नहीं सकते। अब जीरो थोड़ा कर देंगे बर्डन, है ना, तो इतनी यूनिट भी हम नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है आपको? तो मैंने कहा ऑप्टिमम वॉल्यूम ऑफ आउटपुट पर ईयर, एक साल में कितने यूनिट का आउटपुट, एक साल में कितने यूनिट का आउटपुट जनरेट करूं, प्रोड्यूस करो, जो आउटपुट मेरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन दे, जिससे मेरी कॉस्ट पर यूनिट कम से कम हो जाए, और उससे कम नहीं हो सकती, वो लास्ट स्टेज है कम होने की। ये बताता है कि कॉस्ट पर यूनिट की जो कम होने की सबसे लास्ट स्टेज है, उसमें कितना आउटपुट जनरेट करना पड़ेगा, ये बताएगा ऑप्टिमम प्लांट
कैपेसिटी। क्लियर है या नहीं बताओ? यस सर, क्लियर है। देयर इज एन ऑप्टिमम वॉल्यूम आउटपुट पर ईयर दैट रिजल्ट इन द लीस्ट एवरेज यूनिट कॉस्ट। क्या बोला कि ये हमें एक बताएगा भाई इतनी लेवल ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करो जिससे आपकी जो एक यूनिट का कॉस्ट होगा वो सबसे लीस्ट हो जाएगा, इससे लीस्ट नहीं होगा, वो सबसे लीस्ट हो जाएगा। लीस्ट एवरेज इन अ कॉस्ट यूनिट, यूनिट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा? द लेवल ऑफ आउटपुट, दिस लेवल ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड बेस्ट ऑपरेटिंग लेवल। और जो वो लेवल आपको बताएगा, लेवल मींस कितनी यूनिट एक साल के अंदर प्रोड्यूस करूं जिससे मेरी कॉस्ट बिल्कुल कम हो जाए, कम से कम नहीं बिल्कुल कम हो जाए। यो क्यों मत जाना, कितनी लेवल ऑफ यूनिट मैं प्रोड्यूस करूं जिससे मेरी कॉस्ट कम से कम आ जाए, वो लेवल ऑफ यूनिट जो आपको बताएगा ये ऑप्टिमम प्लांट कैपेसिटी, ये बताएगा कि इस लेवल पे यूनिट पर प्रोड्यूस करो, ये लेवल ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करो। मैंने कहा मेरे एग्जांपल में 1 लाख प्रोड्यूस कर लो, आपकी कॉस्ट पर यूनिट सबसे कम हो जाएगी, 1 रुपए पड़ेगा बर्डन, तो 10 पड़ रहा था, 1 पर हो जाएगा। तो वो लेवल जो 1 लाख बताया है उस लेवल को हम बोलेंगे बेस्ट ऑपरेटिंग लेवल। इसलिए मैंने कहा ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है? बेस्ट यूज ऑफ यूटिलाइजेशन। क्लियर है या नहीं है? As the volume output increase outward from the zero in a particular production facility, average unit cost is fall. Simply कह रहा है कि अगर आप वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बढ़ाओगे, जितना प्रोडक्शन आप ज्यादा करोगे उतना ही आपकी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो कम से कम होगी। सिंपल ये कह रहा है, ये चीज बार बार आ गई। These decline cost are because of the following reason. कॉस्ट किस वजह से कम हो सकती है? जैसे कि फिक्स्ड कॉस्ट को स्प्लिट मतलब बांटना ओवर मोर यूनिट प्रोड्यूस। जैसे मैंने बताया कि फैक्ट्री का रेंट है फिक्स कॉस्ट, ये मैंने एग्जांपल दिया था आपको, फैक्ट्री का रेंट फिक्स कॉस्ट है, आपने उसको 10,000 यूनिट बढ़ा तो 1 यूनिट पे 10 रुपए आए, और अगर आप 1 लाख यूनिट बनाओगे तो 1 यूनिट पर 1 रुपया आएगा, है ना? तो जितनी फिक्स कॉस्ट को ज्यादा यूनिट पर बांटोगे, फिक्स्ड कॉस्ट को ज्यादा यूनिट पे बांटोगे उतनी कम से कम आएगी, कम यूनिट बांटोगे उतनी ज्यादा आएगी। समझ में आ रहा ना? 10,000 यूनिट को फिक्स कॉस्ट 1 लाख किया, अगर 10 में डन डालोगे तो 1 यूनिट 10 की पड़ेगी, और अगर 1 लाख यूनिट बनाते हो तो 1 रुपए 1 यूनिट पड़ेगा। तो ये होगा, इस वजह से कॉस्ट कम हो जाती है। प्लांट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आर लेस, प्लांट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आर लेस, प्लांट की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगी वो लेस हो जाएगी। मतलब बार बार हमने एक बार प्लांट ले लिया, एक बार हमने दोस्तों प्लांट ले लिया, एक बड़ा प्लांट हमने ले लिया दोस्तों, उस बड़ा प्लांट में हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा यूनिट मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, बड़ा प्लांट लेंगे तो ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग निकलेगी, तो उसकी कॉस्ट भी कम से कम आएगी, क्योंकि जितना देर तक प्लांट चलेगा उतनी इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? जितना जल्दी प्लांट बनेगा, प्लांट मान लो एक प्लांट है जो आपकी एक घंटे में 5 यूनिट बनाता है, और दूसरा प्लांट है, अच्छा प्लांट है, जो 1 घंटे में आपकी 10 यूनिट बनाता है, बिल उतना ही गया पर यूनिट ज्यादा निकाल कर दे दिया। तो वो वाली चीज यहां पर प्लांट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या होगी, लेस हो जाएगी। प्लांट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगी दोस्तों, आपकी लेस हो जाएगी। आपको एक बड़ा प्लांट खरीदना होगा, अच्छा प्लांट खरीदना होगा, बार बार आपको प्लांट नहीं खरीदेंगे, उसको कंस्ट्रक्ट नहीं कराना पड़ेगा बार बार, ठीक है। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ परचेज मटेरियल ड्यू टू क्वांटिटी, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये कह रहा है जितना ज्यादा मटेरियल हम किसी सप्लायर से खरीदेंगे, हमने कहा भाई मैं आपकी दुकान पे जाना, आपने कहा कि भाई मुझे एक कमीज और एक जींस चाहिए, एक टॉप और एक जींस चाहिए, उसने कहा ठीक है भाई इतना प्राइस पड़ेगा। मैंने कहा उससे आवाज जाना, मुझे 10 टॉप और 10 जींस चाहिए, 10 कमीज और 10 जींस चाहिए, वो कहेगा ठीक है भाई प्राइस कम कर देते हैं ना। जब हम ज्यादा क्वांटिटी में सामान अब ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो सप्लायर से ज्यादा मटेरियल भी लेंगे, अब जब ज्यादा मटेरियल लेंगे तो भाई वो डिस्काउंट भी तो देगा, तो इससे भी कॉस्ट कम हो जाती है। जो मटेरियल मुझे 4 रुपए का पड़ रहा था एक, अब वो मटेरियल मुझे 3.5 का दे रहा है, मुझे ज्यादा क्वांटिटी में मंगा रहा हूं, तो और ज्यादा मंगाऊंगा तो वो 3 का भी कर देगा, क्योंकि ज्यादा बिक रहा है ना माल, ठीक है। वो जितना माल पूरे साल में बेचेगा उतने मैं उसको एक दिन में ले लूंगा, तो कम नहीं करेगा, वो कम करेगा। ये वाली बात हो गई यहाँ पर। कॉस्ट एडवांटेज इन अ मास प्रोडक्शन, क्या था, जितना मास प्रोडक्शन मतलब ज्यादा, जितना आप प्रोडक्शन करोगे उतना ही आपको कॉस्ट का एडवांटेज मिलेगा, ये कहता है। हेंस द प्लांट कैपेसिटी शुड बी, ये देखो 5 पॉइंट लिखवा है, वो भी छान छान के निकाले स्टडी मटेरियल से। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना बड़ा बड़ा याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, छान छान के निकाले वो लिख देना 5 पॉइंट, 100% नंबर आएंगे आपके। प्लांट कैपेसिटी शुड बी सच दैट ऑप्टिमल लेवल ऑफ प्रोडक्शन विच गिव मिनिमम लेवल ऑफ, प्लांट कैपेसिटी हमें क्या बताएगा, ये ऐसी होनी चाहिए जहां पर ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन होगा और मिनिमम, जहां पर ऐसा लेवल ऑफ प्रोडक्शन बताए जो बिल्कुल ऑप्टिमम हो, जिससे कम से कम कॉस्ट पर यूनिट आ जाए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट शुड बी पॉसिबल, दिस प्लांट कैपेसिटी रेफर टू द ऑप्टिमम प्लांट कैपेसिटी। हमारा लास्ट वाली लाइन क्या कह रहा है, हेंस कि प्लांट कैपेसिटी ऐसी होनी चाहिए
इतने यूनिट का प्रोडक्शन करो जिससे मेरी कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाए, बिल्कुल कम से कम नहीं, बिल्कुल ही कम हो जाए, उससे कम नहीं हो सकती, इतना हो जाए कि उस लेवल से कम ना हो पाए, कुछ भी कर लो उस लेवल पे आ जाए, वो लेवल ऑफ कैपेसिटी हम बोलेंगे ऑप्टिमम प्लांट कैपेसिटी, उसको नाम देते हैं ऑप्टिमम। तो ऐसी प्लांट कैपेसिटी जो आपको एक लेवल बताए कि इतना लेवल ऑफ प्रोडक्शन करोगे ना आप एक साल के अंदर, एक महीने जो भी आप सेट करो, इतना लेवल ऑफ प्रोडक्शन करोगे एक साल के अंदर, तो आपकी जो कॉस्ट पर यूनिट आएगी वो सबसे कम हो जाएगी। तो वो लेवल ऑफ कैपेसिटी उसको बोलते हैं ऑप्टिमम प्लांट कैपेसिटी, उसी को कहते हैं ऑप्टिमम प्लांट कैपेसिटी। क्लियर है या नहीं है? यस सर क्लियर। आओ आगे चलते हैं हम। बैलेंसिंग दी कैपेसिटी, बैलेंसिंग दी कैपेसिटी मुझे आज इलाज में खत्म कराना, ज्यादा नहीं है। एक तो बैलेंसिंग दी कैपेसिटी हो गया, इंप्लीकेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी, फैक्टर्स है और वी वाला, बस 4 पॉइंट पढ़ने हैं, उसके बाद खत्म हो गया दोस्तों, ये खत्म हो गया चैप्टर। तो इसलिए ध्यान दीजिए, ज्यादा आप बोर मत होइए, मैं बोर नहीं कर रहा, मैं आपको बहुत अच्छे लेवल में थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, ये थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, प्रैक्टिकल लगाकर थ्योरी पढ़ा दे रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। बैलेंसिंग दी कैपेसिटी, कैपेसिटी को बैलेंस भी करना पड़ेगा। सर क्या है मतलब बैलेंसिंग दी कैपेसिटी? ध्यान दीजिएगा। देखो दोस्तों, बैलेंसिंग दी कैपेसिटी बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, पढ़ते हैं एक बार। देखो एक फर्म के अंदर ना बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, अब प्रोडक्ट लाइन और आप प्रोडक्ट मिक्स, क्या मतलब हुआ? एक प्रोडक्ट लाइन और एक प्रोडक्ट मिक्स का पहले ये समझो, फिर जाकर आगे की बात करता हूं। देखो दोस्तों, प्रोडक्ट लाइन और प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? आपने ये तो भर गया, आप एग्जांपल दे देकर। टाटा कंपनी तो सुना होगा, टाटा कंपनी ट्रक बनाती है, टाटा कंपनी कार बनाती है, टाटा कंपनी मैनी प्रोडक्ट्स बनाती है, बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे, उनके खाने के प्रोडक्ट्स भी आते हैं, टाटा चाय, है ना। तो जब एक कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट मिक्स। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोडक्ट मिक्स। जब एक ही कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है हम उसको नाम देते हैं प्रोडक्ट मिक्स। अच्छा, मान लेते हैं कंपनी है एबीसी लिमिटेड, अब इतना ध्यान नहीं आ रहा, वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती है, सिर्फ क्या बनाती है? सिंगल प्रोडक्ट बनाती है। तो जब कोई कंपनी एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइन। तो कभी कोई कंपनी जब सिंगल प्रोडक्ट बनाएगी तो हम उसको क्या नाम देंगे? प्रोडक्ट लाइन बोलते हैं। और जब कोई कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है हम उसको बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स, क्योंकि एक से ज्यादा बन रहे हैं। क्लियर है क्या? तो इन फर्म मैन्युफैक्चरिंग मैनी प्रोडक्ट्स, एक फर्म के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स। एक सिंगल प्रोडक्ट को बोलेंगे प्रोडक्ट लाइन, और जब बहुत सारे प्रोडक्ट इकट्ठा बोलेंगे तो प्रोडक्ट मिक्स कह देंगे। क्या बोला? एक सिंगल प्रोडक्ट बोलेंगे तो प्रोडक्ट लाइन। अच्छा, प्रोडक्ट लाइन तो एक ये हो गया, जैसे कि एक टाटा कंपनी भी कहती है मैं ट्रक को बोलूंगी प्रोडक्ट लाइन, सिर्फ कार को बोलेंगे प्रोडक्ट लाइन, और सिर्फ मैनी जो जैसे टाटा चाय हो गया, टाटा टी हो गया, उसको बोलेंगे प्रोडक्ट लाइन। एक सिंगल प्रोडक्ट को बोलते हैं प्रोडक्ट लाइन, और जब एक से ज्यादा हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक फर्म के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। टाटा कंपनी को लेकर चलो तो टाटा कंपनी के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। तो भाई क्या होता है, जो लोड होता है ना बहुत सारी मशीन्स पे, किसी मशीन पे लोड ऑफ बनाने का जो लोड है वो ज्यादा पड़ जाता है और किसी मशीन पे कम रहता है। जैसे कि एग्जांपल मान लेते हैं कि मान लो 4 मशीन है, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4, चारों मशीन में एक मशीन में 1000 यूनिट का प्रोडक्ट हो रहा है, दूसरी मशीन में 500 यूनिट का, तीसरी में 3000 का, और चौथी में 400 यूनिट का। अब दोस्तों क्या हुआ, 400 नहीं 1500 यूनिट का। अब सभी एक टाइम पे चालू हुई, ये सब यूनिट है जो इनका प्रोडक्शन मशीन कर रही है, सभी मशीन एक टाइम पे चालू हुई। इस मशीन ने 1 घंटे में काम कर दिए, इस मशीन ने 1 घंटे में काम कर दिया। जब इसने पहले काम कर दिया क्योंकि 500 यूनिट बनानी थी, तो इसमें 5000 यूनिट का प्रोडक्ट अभी, और हमारे को ऑर्डर आया कि 5000 यूनिट बनाओ, हमारे को ऑर्डर आया, ध्यान देना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, हमारे को ऑर्डर आया कि 5000 यूनिट का प्रोडक्शन चाहिए। अब एक मशीन ने, यानी मशीन ने ज्यादा काम कर दिया, तो हमने 5000 यूनिट इस पे लगा दी कि भाई इस पे लगा दो, ये काम कर। जैसे 1 घंटा बीता, इस मशीन ने 2 घंटे के अंदर काम कर दिया, इस मशीन ने 2 घंटे के अंदर काम कर दिया।
तो हमने क्या करा, 1 घंटे के अंदर ये मशीन में 5000 यूनिट, अब हमारे पे कोई यूनिट नहीं है बनाने को, कहां भेजे, इस मशीन ने 3 घंटे में काम कर दिया, ये भी खाली पड़ी है, ये भी खाली पड़ी है, ये भी खाली पड़ी है, यही 5000 यूनिट इस पे पड़ रहा है बटन। अब ऐसा नहीं कर सकते कि एक चेंज कर रहे, ऐसा ऑप्शन नहीं है, अभी मैं बता रहा हूं, ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम चेंज कर दे कि 2500 भेज दे 2500, ऐसे नहीं कर सकते। एक बार जिस पे यूनिट भेज दी तो भेज दी, उसी पे चलेगा। अब सोचो, जो मशीन ने ज्यादा काम करा उस पर बटन पड़ गया यूनिट का, एक्स्ट्रा यूनिट का, अब ये 5000 की यूनिट इस पर बन रही है, जबकि 3 मशीन हमारी खाली बैठी हुई है। अब क्या करा जाए दोस्तों, ऐसा ही होता है कभी कभी। कभी कभी ऐसा होता है कि जो कैपेसिटी होती है मशीन की, एक मशीन जल्दी काम कर देती है तो सारा मशीन का जो बाकी बचाई हुई यूनिट उस पर डाल देते हैं। अब वो लगी पड़ी है मशीन काम करने में, एक मशीन कुछ ज्यादा ही चल जाती है, एक मशीन खाली बैठी हुई है। तो हमें बैलेंसिंग करना पड़ेगा कि सभी मशीन को इक्वली लाना पड़ेगा, इक्वली काम करे। तो यही सिखा रहे कि बैलेंस कैसे करे कैपेसिटी को, बैलेंसिंग दी कैपेसिटी, ये सिखाया जा रहा है। कि देखो, कहता है एक फर्म के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, कोई इस प्रोडक्ट में डाल दिया, कोई इस में, अब ये मशीन जल्दी काम कर लिया तो बहुत सारे प्रोडक्ट इसमें डाल दिए। अभी मशीन खाली बैठी है, फिर कुछ प्रोडक्ट है, एक मशीन खाली बैठी है, एक मशीन में, 2 मशीन में कुछ ज्यादा ही काम हो रहा है और 2 मशीन कुछ खाली बैठी है, ज्यादा कुछ काम नहीं हो रहा उसमें। इस केस के अंदर द लोड ऑन अ डिफरेंट मशीन और इक्विपमेंट वेरी ड्यू टू चेंज इन अ प्रोडक्ट मिक्स। भाई आज ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, चलो इसमें डाल दो मशीन पे, फिर ये मशीन काम कर रही है, ये मशीन काम कर जा रही है, दूसरी मशीन खाली हो गई, अब उस पर है नहीं प्रोडक्ट डालने को, क्या करे, ये मशीन का काम बहुत ज्यादा हो गया, दूसरी मशीन करे। तो यही कह रहा है कि इसको बैलेंसिंग कैसे करे कि किसी मशीन पे ज्यादा वर्कलोड पड़ जा रहा है, किसी मशीन पे वर्कलोड पड़ ही नहीं रहा। क्योंकि जब हम चेंज करते हैं प्रोडक्ट में, बहुत सारे प्रोडक्ट जो बनते हैं तो उसमें कभी कोई मशीन की डिमांड, किसी की डिमांड ज्यादा आ रही है तो वो बना दिया, कम आ रही है फिर वो कर दिया। मान लो 4 मशीन है, चारों सिंगल सिंगल प्रोडक्ट बनाती है, अपने अपने प्रोडक्ट बनाती है। तो मैंने कहा भाई मान लो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ए प्रोडक्ट का ए है, उसका डिमांड बहुत ज्यादा आ गई, उस पर बन रही है मशीन, दूसरी मशीन की डिमांड आ ही नहीं रही, जिसपे दूसरा प्रोडक्ट बनता है, डिमांड आ नहीं, वो खाली पड़ी हुई है, दूसरी मशीन बन रही है। अब क्या करा जाए, इसलिए कहा बैलेंस करो कैपेसिटी को। When the output rated of different machine do not match with the required output rated of the product to produce, there will an imbalance between the workload of the different machine. This will result in some machine or equipment becoming a bottleneck work center. ये bottleneck work center क्या होता है, इस पूरी कहानी को समझाता हूँ, क्या लिखी हुई लाइन, कहां लिखो, अब ये लो आ जाओ। एग्जाम्पल देखे सर, एग्जाम्पल आप उतार लीजिएगा, छोटे हो चाहे बड़े हो, एग्जाम्पल उतार लीजिएगा। मान लो मशीन ए है, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मेरे पास 4 मशीन है, ए बी सी डी करके 4 मशीन है। मेरी एक मशीन है सी, इसकी कैपेसिटी है, सभी मशीन की कैपेसिटी गिवन है, ये 100 यूनिट की कैपेसिटी है, 100 यूनिट बना देती है एक दिन के अंदर, पर डे की कैपेसिटी है कि एक दिन के अंदर 100 यूनिट बना देती है। ये मशीन भी 100 यूनिट बना देती है एक दिन के अंदर, ये मशीन भी 100 यूनिट बना देती है एक दिन के अंदर, इसकी कैपेसिटी बता रहा हूं। पर याली मशीन 50 यूनिट बनाती है एक दिन के अंदर। अब मुझे बताओ, जिस मशीन में कम कैपेसिटी है, जिस मशीन में कम कैपेसिटी है, उस मशीन को हम नाम देते हैं बोटल नेक सेंटर। क्या नाम देते हैं, बोटल नेक सेंटर, बोटल नेक वर्क सेंटर। ध्यान देना, क्या बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बता रहा हूं, ये आगे जाकर ये वर्ड बहुत आता है, बहुत आता है ये वर्ड, बोटल नेक वर्क सेंटर। बोटल नेक, बोटल नेक, बोटल नेक, नेक मतलब, नेक का मतलब होता है गर्दन। अब जरा ध्यान देना, मान लो एक बोतल है, मान लो एक बोतल है, अब ये बोतल ऐसे बन गई, ठीक है, मान लो ये बोतल है दारू की। अब मुझे बताओ, इस बोतल में सबसे ज्यादा पानी कहां आता है, यहां आता है, बिल्कुल नीचे, फिर बीच में आता है, मतलब बोतल चौड़ी नहीं है ऐसी है, तो बीच में सबसे ज्यादा पानी आया, फिर सबसे कम पानी कहां आएगा, इस जगह पर, सबसे कम पानी कहां आएगा, इस जगह पर। तो ये वो है मुहावरा टाइप का, बोतल नेक, बोतल का जो नेक होता है उसमें सबसे कम पानी आता है, कम दारू आता है, ठीक, सबसे कम पानी आता है। पानी की बोतल है, वाटर बोतल है, तो वाटर बोतल के अंदर बना लो, वाटर बोतल के अंदर कौन सी ऐसी जगह है जहां पर सबसे कम पानी आता है, उसके नेक में आता है सबसे कम पानी। इसलिए कहा कि वो मशीन जिसकी कैपेसिटी सबसे कम है उसको बोलते हैं ऐसा वर्क सेंटर। वर्क सेंटर किसको बोलते हैं, मशीन जहां पर काम हो रहा है, ऐसा वर्क सेंटर, जहां ऐसा सेंटर जहां पर, ऐसी मशीन जहां पर काम हो रहा है। तो वो काम, वो मशीन जिसपे सबसे ज्यादा, सबसे कम कैपेसिटी होती है उसको हम कहते हैं बोटल नेक वर्क सेंटर। ये ऐसी मशीन है जिसमें सबसे ज्यादा कम कैपेसिटी है करने को, ठीक है। अब इसको पढ़ना जरा,
व्हेन द आउटपुट रेज डिफरेंट मशीन, जब आउटपुट अलग अलग मशीन पर डू नॉट मैच विद द रिक्वायर्ड आउटपुट रेंज टू प्रोड्यूस टू गुड प्रोड्यूस, मतलब जब आपका आउटपुट, जैसे कि ये 100 की कैपेसिटी, कहां गया, जैसे कि ये मशीन, ये एग्जांपल उतार लेना भैया, ये मशीन 100 का पर आता है, ये 100 करती है, 100 करती है, कहता है इसके अंदर कुछ ऐसा इक्विपमेंट ऐड करो, कुछ ऐसी नया इक्विपमेंट लगाओ या नई मशीन लगाओ जिससे इसकी कैपेसिटी भी 100 हो जाए, कि सभी की कैपेसिटी को बैलेंस करो। ऐसे नहीं कि ये 100 है, ये 100 है, ये 100, ये 50 रहने दो। तो बोटलनेक वर्क सेंटर जो होते हैं ना, जिसकी कैपेसिटी सबसे कम होती है उस वर्क सेंटर की, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाओ, उस लेवल पर लेकर आओ, तभी बैलेंस होगी कैपेसिटी। तो अगर इस पर डालेंगे ये भी 100 यूनिट, 100 यूनिट, सभी 100 यूनिट बना, अब ये 50 बना रही है, इस पर बटन ज्यादा पड़ जाएगा, तो वो वाली बात हो जाएगी। तो यहां पर आपसे कह रहा है कि भाई वो कैपेसिटी कुछ ऐसा करो। तो अगर इसको ध्यान से पढ़ोगे इस लाइन को, तो आपको समझ में आएगा एक्चुअल में ये लाइन कहना क्या चाहती है। ये लाइन कह रहा है कि व्हेन द आउटपुट, आउटपुट मतलब जो यूनिट बनती है, रेट डिफरेंट मशीन, आउटपुट रेट ऑफ डिफरेंट मशीन, मतलब अलग अलग रेट की कैपेसिटी है मशीन की, 100, 150, 50, 400 ऐसे करके, डू नॉट मैच विद द रिक्वायर्ड आउटपुट रेट द प्रोडक्ट डू टू प्रोड्यूस। मान लो आपको 1000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, तो ये मशीन 100 यूनिट प्रोड्यूस कर देगी। ध्यान देना, आपको अगर 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी है तो ये मशीन कर देगी प्रोड्यूस, ये मशीन प्रोड्यूस कर देगी, ये कर देगी क्योंकि इसकी कैपेसिटी है, पर ये नहीं कर पाएगी 100 यूनिट प्रोड्यूस, है ना, 100 यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो वही समझाना चाहता है कि अगर दोस्तों आउटपुट रेट डिफरेंट है और मैच नहीं कर रहा, किसी के पास 100, 100, 100, 50, तो अगर मैच नहीं कर रहा तो देयर इज एन इम्बैलेंस बिटवीन द वर्कलोड ऑफ द डिफरेंट मशीन। इम्बैलेंस हो जाएगा कि भाई उस पर 100, अगर 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी तो वो नहीं कर पाएगा। तो द रिजल्ट विल सम मशीन और इक्विपमेंट बिकम अ बोटलनेक वर्क सेंटर। बोटलनेक वर्क सेंटर समझ में आया, जो सबसे कम कैपेसिटी की होती है। देयर बाय लिमिटिंग द प्लांट कैपेसिटी विल इन टर्न इंक्रीज द प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। अब जब कैपेसिटी कम है तो 50 यूनिट बना रही है, अब फिक्स कॉस्ट तो पूरी लग रही है उस मशीन में, कैपेसिटी उस मशीन की 50 यूनिट है, भाई बना ही नहीं पाएगी, 100 बना ही नहीं पाएगी। हम तो 100 बना देंगे, लेबर 100 बना सकते हैं, पर वो मशीन ही नहीं बना पा रही, तो कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि कम यूनिट बनेगी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, फिक्स कॉस्ट का बर्डन ज्यादा पड़ेगा, और ज्यादा यूनिट बनेगी तो कॉस्ट कम हो जाएगी, तो इसलिए बढ़ जाएगी कॉस्ट। कहता है टू ओवरकम प्रॉब्लम, अगर इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करनी है तो इम्बैलेंस बिटवीन द डिफरेंट मशीन, जो डिफरेंट मशीन का जो बैलेंस है, कैपेसिटी, वो इम्बैलेंस हो रखा है। एडिशनल मशीन और इक्विपमेंट आर एडेड टू द बोटलनेक वर्क सेंटर। उस वर्क सेंटर में एक मशीन या तो और लगा लो 50 यूनिट की, जिससे वो 100 यूनिट बन जाए। 3 वर्क सेंटर है, आपको 4 वर्क सेंटर दे रखे, चारों मशीन, चारों सेंटर में ए बी सी सारे क्या है, ये वर्क सेंटर मान लो, इन सभी चारों वर्क सेंटर में एक एक मशीन लगी हुई है, ठीक है। या तो इसमें कुछ ऐसा इक्विपमेंट ऐड करो जिससे 150 यूनिट से बढ़कर 100 हो जाए। अगर इक्विपमेंट नहीं बढ़ सकती है, इसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ सकती, तो इस वर्क सेंटर में, सी वर्क सेंटर में एक और मशीन लगा दो जिससे 50-50-100 हो जाए। तो अगर आपकी कैपेसिटी, डिफरेंट कैपेसिटी है, डिफरेंट आउटपुट है मशीनों का, तो अगर आपकी कैपेसिटी को बैलेंस करना चाहते हो, ओवरकेम करना चाहते हो प्रॉब्लम से, इम्बैलेंस डिफरेंट मशीन की जो डिफरेंट कैपेसिटी है उनके बैलेंस नहीं हो रहा, इम्बैलेंस है, उसको ओवरकेम करना चाहते हो, मतलब बैलेंसेस लाना चाहते हो, तो एडिशनल मशीन लगा दो या इक्विपमेंट ऐड कर दो उस मशीन में, उस सर्वर सेंटर में। बोटलनेक मतलब जहां पर सबसे कम कैपेसिटी की मशीन है लगी हुई है, उस जगह पर या तो नई मशीन लगा दो उतनी कैपेसिटी और जोड़कर 100 कर दो, या आपके पास उसमें एक न्यू इक्विपमेंट कर दो, उसकी कैपेसिटी बढ़ा दो, ठीक है। टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द बोटलनेक वर्क सेंटर, बोटलनेक वर्क सेंटर टू मैच विद द कैपेसिटी ऑफ अदर वर्क सेंटर, उसकी कैपेसिटी इतनी बढ़ा दो जो वो मैच कर जाए दूसरे सेंटर, फिर कैपेसिटी बैलेंस हो जाएगी। तो इम्बैलेंस कैपेसिटी को ऐसे बैलेंस करेंगे, या तो नई मशीन लगाओ या फिर एक इक्विपमेंट ऐड कर दो जिससे उसके बराबर वो हो जाए। बोटलनेक वर्क सेंटर समझ में आया? यस। अनदर मेथड ये है कि अगर रिमूव इम्बैलेंस करना चाहते हो, अगर आप इम्बैलेंस को हटाना चाहते हो, तो आप ना, मान लो आप 100 यूनिट का काम इसको दे दोगे, ध्यान से मैंने कहा भाई 100 यूनिट बनानी है, तो 100 यूनिट ये कर लेगा, ये कर लेगा, ये कर लेगा, पर ये नहीं कर पाएगा, ये 50 का, तो 50 इसको दे दो और 50 सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर लो। सब कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब 50 यूनिट का काम बाहर वाले से करवा लो, आउटसोर्स कर दो उस 50 यूनिट को, तो बैलेंस हो जाएगी, तो बर्डन नहीं पड़ेगा, स्पेशल पे ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा, है ना। या तो ये 100 यूनिट बना पाएगी, ये 100 यूनिट बना लेगी, ये बना लेगी, पर ये 100 यूनिट बना पाएगी, कितनी बना लेगी? 50 ना, 50 इससे करवा लो और 50 बाहर से करवा लो, आउटसोर्स कर दो। दैट कॉल्ड सब कॉन्ट्रैक्टिंग। सब कॉन्ट्रैक्टिंग के मतलब क्या होता है? काम आउटसोर्स करवा लेना, बाहर से करवा लेना। तो अगर आप इम्बैलेंस करना चाहते हो, या तो उसमें कुछ ऐसा इक्विपमेंट ऐड करो या एक एडिशनल मशीन लगाओ 50 यूनिट जो कैपेसिटी की हो, जिससे वो बराबर जाए। ये तो एक तरीका है इम्बैलेंस को बैलेंस करने का। दूसरा तरीका यह है कि अगर 100 यूनिट बनाना चाहते हो, 50 बन रही है तो 50 बाहर से बनवा लो, अभी बैलेंस है, क्योंकि 100 तो बनी रही है ना, यहां से ना करके बाहर से बना रहे हैं,
समझ में आ रहा है? तो एक सब कॉन्ट्रैक्टिंग हो सकता है। एक्सिस वर्कलोड को बोटलनेक में अगर ज्यादा वर्कलोड आ रहा है तो उसको आउटसाइडर को या सब कॉन्ट्रैक्टर को दे दो जो उसको बना लेगा 50 यूनिट, बस ऐसे हो गया बैलेंस। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है बैलेंस कैसे करना है? एडिशनल मशीन लगा लो, इक्विपमेंट जोड़ दो उसके अंदर, उसके बराबर ले आओ सभी वर्क सेंटर के, या अगर नहीं हो पा रहा मशीन नहीं लगाते तो दूसरा तरीका यह है कि उसको अगर वर्कलोड ज्यादा आ रहा है तो बैकअप उसको वर्कलोड को एक्सेस हो रहा है तो उसको खत्म करने के लिए बाहर से काम करवा लो, सब कॉन्ट्रैक्टर कर लो, आउटसाइडर से करवा लो काम। ठीक है, समझ में आ गया या नहीं आया? समझ में आ गया। थ्योरी पढ़ाते पढ़ाते नॉन स्टॉप बोलते बोलते हालत खराब हो जाती है दोस्तों। Implication of plant capacity. Implication. There are two major cost implication of plant capacity. पहला, change in output और change in a plant capacity. अगर आप आउटपुट में चेंजमेंट करना चाहते हो, एग्जिस्टिंग प्लांट सर्टेन इंस्टॉल कैपेसिटी इफेक्टेड द प्रोडक्शन कॉस्ट, चेंज इन आउटपुट एंड चेंज इन प्लांट कैपेसिटी बाय चेंजिंग द साइज ऑफ प्लांट हैविंग अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द कॉस्ट। कहता है प्लांट के अंदर ऐसा क्या करे जिससे प्लांट की कैपेसिटी की कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ जाए, जिसमें प्लांट की प्रोडक्शन कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ जाए। देखो, अब दो चीज से प्रोडक्शन कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट करने का मतलब क्या है, जरा ध्यान देना। मेरी कॉस्ट है अभी 1 यूनिट 50 रुपए की बन रही है, तो इफेक्ट पड़ने का मतलब क्या है, मैं कम चाहूंगा कॉस्ट को या ज्यादा चाहूंगा? आप बताओ सर। कम चाहेंगे, ऑब्वियस ही बात है। अगर 1 यूनिट 50 रुपए पड़ रही है तो उसको 40 की करे जिससे प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो जाए। मार्केट में 60 रुपए की बेचेंगे, मार्केट में एक प्रोडक्ट 60 का ही बेचेंगे, वो बनाने के 50 लगते हैं, 10 रुपए खाएंगे। इससे आप 40 का बनाओ और 20 रुपए खाओ और 15 खा लो, बाकी आप क्या करो 55 का बेच दो, अच्छा रहेगा कॉम्पिटिशन मार्केट में भी। तो आप कहता है प्लांट कैपेसिटी को कॉस्ट का इफेक्ट करता है। देखो, दो चीज से आप चीज कर सकते हो, या तो अपनी प्लांट की कैपेसिटी को बड़ा कर लो। अगर आपकी एक मशीन है, एक प्लांट है जो एक प्रोडक्ट को बनाता है, एक दिन में 100 प्रोडक्ट बनाता है, 100 यूनिट प्रोड्यूस करता है, तो उसकी कैपेसिटी को और बड़ा कर दो। उसको बोलो कि 100 की 200 करें, और 200 करेंगे तो भाई प्लांट कैपेसिटी को बढ़ाएंगे तो कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो दोस्तों ज्यादा कम कॉस्ट लगेगी, क्योंकि बिल उतना ही लगेगा, वो ज्यादा यूनिट फेंक रहा है। 1 घंटे इलेक्ट्रिसिटी, मान लो अगर 1000 रुपए का बिल में वो 10 यूनिट फेंकता है 1 घंटे में, तो उससे बोलो उसकी कैपेसिटी को बढ़ाकर उसको 20 यूनिट फेंकाओ उसी 1000 यूनिट पे, 1000 बिल के बिल में। आराम में इस तरीके से कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगी, पर यूनिट ज्यादा फेंकेगा तो ज्यादा यूनिट निकलेगी। या तो आप अपने आउटपुट को इंक्रीज कर दो, तो दो चीज से कॉस्ट कम हो जाती है, या तो अपने आउटपुट को चेंज कर दो, बढ़ा लो, और जितना बढ़ाओगे उतनी कॉस्ट कम आएगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट का बर्डन ज्यादा यूनिट पर बढ़ जाएगा। या अपनी प्लांट की कैपेसिटी बढ़ा दो, आउटपुट बढ़ाओ मत, प्लांट कैपेसिटी बढ़ा लो। जो ध्यान सुनना, मान लो आपको 1 महीने का आपको मान लो 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है। ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं, आपको 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है। अगर आपकी अभी जो एग्जिस्टिंग प्लांट कैपेसिटी है 10,000 यूनिट को प्रोड्यूस करने में उसको 1 साल लग जाएगा, 10,000 यूनिट को प्रोड्यूस करने में उसको 1 साल लग जाएगा, तो अपनी प्लांट कैपेसिटी को इतना एक्सटेंड करो, इतनी उसको साइज बढ़ाओ उसका, कि वही 10,000 यूनिट बढ़ाने में 6 महीने लगे। तो अगर फैक्ट्री का रेंट 1 साल का 1 लाख है, तो अब 6 महीने का कितना होगा, 50,000। ऐसे कह रहा हूं मैं। प्लांट की कैपेसिटी का साइज बढ़ाने का मतलब है कि जो चीज 1 साल में हो रहा है काम, वो उसका 6 महीने में हो जाएगा, तो फिक्स कॉस्ट 6 महीने की जाएगी, 1 साल की नहीं जाएगी। और आउटपुट का मतलब यह है कि प्लांट कैपेसिटी सेम है, जो काम 1 साल में हो रहा है वो 1 साल में होगा, पर उस टाइम क्या करो, उसकी आउटपुट को बढ़ा लो और प्लांट लगा के करो, आउटपुट बढ़ा लो। जिससे क्या होगा, जितना ज्यादा आउटपुट रेज करोगे, सर आउटपुट और रेज करने के लिए प्लांट कैपेसिटी तो बढ़ानी पड़ेगी, तो आपस में इंटरलिंक कर रहा है दोस्तों, ऑब्वियस ही बात है। जब आप आउटपुट बढ़ाओगे तो प्लांट कैपेसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो ये दो आपको है कि आउटपुट को बढ़ाओ और प्लांट कैपेसिटी बढ़ाओ। अगर दो बढ़ाते हो तो आपका कॉस्ट पर यूनिट बिल्कुल कम हो जाएगा, है ना। यही तो चीज पढ़ी हमने, तो वही कह रहा है। अगर आप आउटपुट में चेंज करते हो, एग्जिस्टिंग प्लांट सर्टेन इंस्टॉल कैपेसिटी इफेक्ट द प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब आउटपुट में अगर चेंज करते हो तो उसका इफेक्ट कहां चले जाएगा, कॉस्ट पे, प्रोडक्शन कॉस्ट पे। और आप प्लांट की कैपेसिटी में चेंज करते हो, अब आउटपुट पे चेंज करना या तो हो सकता है कम करो, चेंज का मतलब है बढ़ाओ या घटाओ। कैपेसिटी, प्लांट कैपेसिटी का मतलब बढ़ाओ या घटाओ। जरूरी नहीं है आप हमेशा साइज को बढ़ाओगे, क्या पता आपके पास नहीं इतना पैसा नहीं कर पा रहे तो साइज को कम कर रहे हो। तो चेंज का मतलब है अगर आप आउटपुट बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो, उसकी कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ना है। बढ़ाओगे तो कॉस्ट कम होगी, कम करोगे तो कॉस्ट ज्यादा बढ़ेगी। ऐसी प्लांट कैपेसिटी बढ़ाओगे तो कॉस्ट कम होगी, कम करोगे प्लांट कैपेसिटी तो प्लांट का साइज कम करोगे तो और कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहती है, वो बर्डन पड़ेगा उसी चीज का। ठीक है, कहता है कुछ फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं इफेक्टिव कैपेसिटी। अगर आपकी कैपेसिटी इफेक्टिव है तो कुछ फैक्टर्स है जो आपको क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे इफेक्टिव कैपेसिटी को। क्या क्या है वो फैक्टर? फोरकास्ट डिमांड, फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड। डिमांड को आप पहले फोरकास्ट कर लो कि दोस्तों उस केस के अंदर कि भाई अगले महीने कितनी की सेल होने के चांसेस है, या अगले क्वार्टर में कितने की सेल होने के चांसेस है, कितनी डिमांड आने के चांसेस है। प्लांट एंड लेबर इफिशिएंसी,
सब कॉन्ट्रैक्टिंग, मल्टीपल शिफ्ट ऑपरेशन, मैनेजमेंट पॉलिसी, ये 5 चीज ना इंपॉर्टेंट है। आप इसमें थोड़ी थोड़ी बातें लिख सकते हो। क्या है इसका मतलब, ध्यान समझते हैं दोस्तों ये क्या है। देखो दोस्तों, इसको पढ़ते एक एक करके समझते हैं, सिर्फ सुनना है आपको, इसको इतना लिखना है, आपको सुनना है, ध्यान दीजिए। देखो फोरकास्ट ऑफ डिमांड, देखो इफेक्टिव कैपेसिटी अगर हमें करनी है, अगर हमें कोई चीज इफेक्टिव करनी है, अपनी कैपेसिटी रिक्वायरमेंट को इफेक्टिव करना है कि कितने हमें लेबर की जरूरत है या कितनी हमें मशीन की जरूरत है, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए डिमांड, कि भाई मान लो इस महीने में या अगले महीने में कितने की डिमांड होने वाली है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फोरकास्टिंग। तो अगर मैं अपनी कैपेसिटी को इफेक्टिव रखना चाहता हूं, अगर मैं फोरकास्ट ना करूं, मैंने कहा चलो यार 20 लेबर लगा दो या 3-4 मशीन लगा दो, तो ये तो मैंने ऐसी भी बोल दिया। पर अगर मैं डिमांड फोरकास्टिंग लगाऊं, पूरा डिमांड फोरकास्ट करूं, अनुमान लगाऊं कि अगले महीने कितने की डिमांड आने वाली है, मैंने कहा 5,000 की डिमांड है, तो उसी बेसिस पर मैं अपनी कैपेसिटी रिक्वायरमेंट कर पाऊं, उसी बेसिस पर लेबर लगाऊं, उसी बेसिस पर आपके पास क्या लगाऊं, मशीन लगाऊं। तो एक्चुअल तो नहीं बता सकता डिमांड, पर यह है कि एक ऐसा डाटा हमें मिल जाएगा जिसके बेसिस पर हम अपनी कैपेसिटी को रिक्वायरमेंट लगा सकते हैं, कैपेसिटी कितनी की जरूरत पड़ेगी हमें। हमें लग रहा है आज डाटा को देखते हुए कि हमारा को डिमांड की पिछले अगले महीने डिमांड आने वाली 5,000 यूनिट की, तो हम उसी बेसिस पर अपनी कैपेसिटी लगा पाएंगे। इतने लेबर लग सकते हैं 5,000 यूनिट बनाने के लिए, या इतने, अभी तो निकाला है कि 5,000 यूनिट की डिमांड आएगी, तो अब बनाना चालू करेंगे ना, तो लेबर कितनी चाहिए, मशीन कितनी चाहिए, उस हिसाब से। तो दोस्तों ये कह रहा है कि ये कुछ 5 ऐसी चीजें हैं जो आपके कैपेसिटी को इफेक्टिव कर सकती है, उस पर इंफ्लुएंस डाल सकती है। अगर आप पहले से डिमांड फोरकास्ट कर लो, पहले से डिमांड फोरकास्ट कर लो, तो आपकी कैपेसिटी इफेक्टिव हो जाएगी। क्यों, आप उस बेसिस पर अपनी कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट पूरा कर पाओगे, है ना। दूसरी चीज, प्लांट एंड लेबर इफिशियंसी। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है कि आप अपनी प्लांट और लेबर की इफिशियंसी 100% यूटिलाइज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि देखो प्लांट की 100% इफिशियंसी क्यों नहीं, देखो अब मान लो कि सुबह आप ऑफिस गए, एक वर्कर फैक्ट्री में गया, उसने मशीन चालू करी, मशीन चालू करते 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 उसने 15 मिनट वेस्ट कर दिए, ठीक है, मशीन चालू हुई, ठीक है भाई, अब मशीन की 100% यूटिलाइजेशन कैसे करें, अब 100% यूटिलाइज हो ही नहीं पाएगी। क्यों, क्योंकि मशीन चलेगी, वर्कर मशीन काम कर रहा है, काम कर रहा है, फिर बातें मार रहा है, चलन दो भाई, मशीन बातें मार रहा है, वर्कर का लेबर इफिशियंसी भी नहीं हो पा रहा कंप्लीट। अब लंच हुआ, लंच होकर 1 घंटे मशीन बंद हुई तो वो मशीन का हम यूटिलाइज नहीं कर पाए, ठीक है। अब ये वाली चीजें इफेक्ट डालती है दोस्तों, इफिशियंसी। हम प्लांट और लेबर से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते, 100% प्लांट और लेबर का यूटिलाइजेशन नहीं करते। तो हमें एक इफेक्टिव क्या करना है, हमें किस तरीके से अपने प्लांट को वर्क करना है, किस तरीके से अपने लेबर से काम करवाना है, जिससे हम उसका 100% तो नहीं, एटलीस्ट मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। इफिशियंसी का मतलब क्या था, बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स, प्लांट हमारे रिसोर्सेज है जिससे हमें काम करना है, लेबर हमारे रिसोर्सेज है जिससे हमें काम करवाएंगे। तो हमें अपनी इफेक्टिव कैपेसिटी को इफेक्टिव कैसे करें, कि हमने इस तरीके से प्लांट को चलाना है, अपने मशीनों को चलाना है, अपने लेबर को इस तरीके से काम बताना जिससे हम उसको ज्यादा से ज्यादा उनका यूटिलाइज कर सके। क्योंकि भाई आइडल टाइम बहुत होता है। आइडल टाइम मतलब क्या हुआ कि हम बहुत ज्यादा भाई यहाँ, अब लेबर खाना खाने गया 1 बजे, आ रहा है 2:30 बजे, जबकि 2 बजे लंच खत्म होता है। तो इस तरीके से हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये फैक्ट करता है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग, मैंने आपको समझाया कि अगर आपको कहीं बर्डन ज्यादा पड़ रहा है, आपको लग रहा है कि हमसे नहीं हो पाएगा काम, तो हमने उसको आउटसोर्स कर दिया, बाहर वालों को बुलाया कि आप ये काम कर दोगे हमारा, उसने काम कर दूंगा, लो, तो वो काम हमने बाहर से करवा लिया। दैट्स कॉल्ड सब कॉन्ट्रैक्टिंग, बाहर से करवा लेना, ये भी इफेक्ट डालता है, ठीक है आपके पास। क्यों, क्योंकि हम पहले डिसाइड कर लेंगे यार 5,000 यूनिट है, हम ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में 4,000 यूनिट बना पाएंगे, 5,000 यूनिट की डिमांड है, ठीक है, अगले महीने की अपने फोरकास्ट करिए, हम ज्यादा से ज्यादा कितने यूनिट बना पाएंगे अपने, अगर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर लिया लेबर और प्लांट का, तो ज्यादा से ज्यादा 4,000 यूनिट बना पाएंगे। तो पहले से डिसाइड कर लिया यार 1,000 यूनिट का सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर लेंगे, मतलब बाहर किसी पर्सन है जो हमारी यूनिट बना सकता है, उसको दे देंगे काम, उसको पैसे दे देंगे, ठीक है, उससे करवा लेंगे। असल में तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग। मल्टीपल शिफ्ट ऑपरेशन, अब कह रहा भाई 5,000 यूनिट बना रहे हैं, हम 4,000 यूनिट ज्यादा से ज्यादा बना सकते हैं, पर तब बना सकते हैं जब हम 2 टाइम शिफ्ट ऑफ करें, मल्टीपल शिफ्ट करें, कि भाई सुबह भी काम करवाए और रात को भी काम कराए, 2 टाइम शिफ्ट करे, तभी जब हो पाएगा ये पॉसिबल। समझो आप, हमने डिमांड, पहले केस में हमने डिमांड फोरकास्टिंग करी 5,000 यूनिट की, हमने कहा अगर हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें ना अपने लेबर एफिशिएंसी का, तो मैक्सिमम 4,000 यूनिट ही करवा पाएंगे काम, ये बना पाएंगे। और 1,000 यूनिट क्या करें फिर, 1,000 यूनिट को आप कर लो सब कॉन्ट्रैक्टिंग। अब 4,000 यूनिट भी काम तब होगा जब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा, किसका, प्लांट, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा प्लांट और लेबर का, और वो तभी हो पाएगा जब हम मल्टीपल शिफ्ट चलाएंगे। मतलब हमने 3 शिफ्ट चलाई, मैंने कहा भाई पहले 8 घंटे की, फिर 8 घंटे की, फिर 8 घंटे की, तो 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट में हमने काम करा, तब जाकर 4,000 यूनिट होगी, ज्यादा डिमांड आ रही। तो इस तरीके से मैनेजमेंट पॉलिसी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये समझ में आया 3 पॉइंट।
पहले फोरकास्ट करो, उसके हिसाब से कैपेसिटी डिटरमाइन करो, क्या कितनी जरूरत है। हमने कहा 5,000 लेबर 5,000 चाहिए, तो 5,000 के लिए हमें अपने सारे प्लांट और लेबर जितने हम लगाएंगे उससे अगर हम पूरी इफिशिएंसी के साथ काम कराए जितनी हो सकती है मैक्सिमम, तो 4,000 यूनिट बना पाएंगे। तो 1,000 का क्या करे, पहले डिसाइड कर लो भाई, सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर लो। इसलिए तो बोला कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पर, पहले ही सब को ट्रेन कर लो। अगर हमें 4,000 यूनिट बनानी है तो हमें 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट बनानी होगी, तो लेबर को बांटना पड़ेगा कि कुछ इतने बजे आएंगे, कुछ इतने बजे आएंगे, कुछ इतने बजे आएंगे, तो उस तरीके से काम होगा, तब जाकर 4,000 यूनिट कंप्लीट होगी। तो मल्टीपल शिफ्ट ऑपरेशन, डे नाइट चलता है, 3 शिफ्ट चलती है। मल्टीनेशनल कंपनी अगर देखोगे तो वहां पर 3 शिफ्ट चलती है, सुबह दिन से मतलब सुबह 6 बजे 7 बजे से 2 बजे तक, फिर 2-3 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, ऐसे करके फिर 8 बजे तक, फिर 9 बजे से लेकर रात के ऐसे करके 3-3 शिफ्ट चलती है। तो उस तरीके से काम करवाती है मल्टीनेशनल कंपनी। मैनेजमेंट, एमएनसी अगर कभी आप सुनोगे, एमएनसी के बारे में आप कभी जॉब कर रहे हो या करोगे आगे जाकर एमएनसी में, तो वहां पर शिफ्ट होती है, वहां पर अपने आप पे डिसाइड नहीं करता आप कहां जाओगे। वहां मैनेजमेंट पॉलिसी बताएगी कि मैनेजमेंट बताएगा कि आपको किस जगह पर काम करना है। आप इस पहले 1 महीने, मेरे काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं जो कि एमएनसी में काम कर रहे हैं, तो कभी उनकी नाइट जॉब हो जाती है, कभी दिन में होती है, 2 बजे से जॉब करते हैं, कभी वो सुबह 6 बजे से जॉब करते हैं। तो ये शिफ्ट चेंज होती है, ऐसा नहीं कि रोज चेंज करे। एक स्लैब होता है कि 2 महीने आपने नाइट शिफ्ट करी, अब 2 महीने डे वाली शिफ्ट करो, फिर शाम वाली शिफ्ट कर लो, ऐसे करके होता है। एमएनसी में चेंज होता रहता है। अगर आप पहचान कहीं आपका दोस्त वोस्त है तो आप जान पूछ सकते हैं उससे। तो मैनेजमेंट पॉलिसी बताती है, मैनेजमेंट पॉलिसी बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मैनेजमेंट पॉलिसी क्या करेगी, मैनेजमेंट पॉलिसी यही तो करेगी कि भाई कितनी डिमांड फोरकास्टिंग निकालनी है, कैसे लेबर का इफिशियंसी और प्लांट का इफिशियंसी करना है, सब कितना कमाए, सब कॉन्ट्रैक्टिंग करना है, कितनी शिफ्ट चलानी है, ये सारा काम किसका होता है, मैनेजमेंट का। दैट्स मैनेजमेंट पॉलिसी इज इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव कैपेसिटी। तो मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है कि कितनी डिमांड फोरकास्टिंग निकालना है, प्लांट और लेबर की किस तरीके से इफिशियंसी ज्यादा से ज्यादा करनी है, इंपॉर्टेंट ऑप्टिमम करनी है, कितना माल सब कॉन्ट्रैक्टिंग करना है, करना भी है या नहीं करना, मल्टीपल शिफ्ट चलानी, तो किस तरीके से डिसीजन सारे काम किसके होते हैं, मैनेजमेंट के। तो ये कुछ ऐसे चीज है, फैक्टर्स है, ऐसे कारण है जिससे इफेक्टिव कैपेसिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना। तो अच्छी कैपेसिटी कर सकता है और इफेक्टिव कर सकता है, जिससे हमारा टाइम पे काम भी कंप्लीट हो जाए, 5 यूनिट हमारे पूरी टाइम पे हो जाए। आ समझ में नहीं आ रहा, चलो एक लास्ट टॉपिक, फैक्टर फेवरिंग ओवर कैपेसिटी और अंडर कैपेसिटी। फैक्टर फेवरिंग ओवर कैपेसिटी अंडर। देखो हमारी डिमांड हमने फोरकास्ट करी, ध्यान सुनना, हमने डिमांड बड़ी फोरकास्ट करी, क्या वो जो फोरकास्ट करी डिमांड वो एक्चुअल हो सकती है, नहीं। मेरे को लगता है मेरी 5,000 यूनिट का प्रोडक्शन होगा, मेरे को लगता है मेरी 5,000 यूनिट का प्रोडक्शन होगा, सॉरी मेरे को लगता है मेरी 5,000 यूनिट की डिमांड आ सकती है अगले महीने, ठीक। अब मैंने डिमांड फोरकास्ट तो कर लिया, तो क्या ये एक्चुअल होगा, क्या पता डिमांड कम आ जाए, क्या पता डिमांड बहुत ज्यादा आ जाए, 5 की जगह 6 आ जाए, क्या पता 5 की जगह 4 ही रहे, हो सकता है ना। ये तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई जितना डिमांड आपने फोरकास्ट करा उतना ही आ गया, वो तो एक्चुअल है ही नहीं, वो तो एस्टिमेटेड है, अनुमान लगा रहे हैं बस। तो यही वो लिखा है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फोरकास्ट डिमांड एज ऑलवेज देयर इज एन अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द डिमांड। आप डिमांड फोरकास्ट कर भी लोगे ना तब भी अनसर्टेनिटी रहेगी कि यार 5,000 आएगी भी, कभी ज्यादा आ सकती है, कभी कम आ सकती है, कभी बराबर भी आ जाए, है ना। द फोरकास्ट डिमांड विल आइदर हायर, डिमांड जो हमने फोरकास्ट करी है, क्या पता एक्चुअल हमारी हमने डिमांड फोरकास्ट करी है मान लो 5,000, और हमारी जो डिमांड आई है, एक्चुअल जो डिमांड आई है वो हो गई मान लो 4,000, तो डिमांड फोरकास्ट जो हमने करी थी वो ज्यादा हो गई, हायर। या एक्चुअल डिमांड हमारी 6,000 आई, तो डिमांड फोरकास्ट जो होगी 5,000 वो हमारी होगी लोअर, है ना, ये 5,000। सो ऑलवेज देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व इन अ क्रिएटिंग कैपेसिटी बेस्ड ऑन द प्रोजेक्टेड डिमांड। क्या मतलब, हमेशा रिस्क होता है दोस्तों किस चीज का, कि हम अपनी कैपेसिटी को क्रिएट करें किसके बेस पर, डिमांड के बेस पर। हम डिमांड के बेस पर, हमें लगता है कि 5,000 की डिमांड होगी और हमने उसके बेसिस पर अपनी कैपेसिटी को क्रिएट कर लिया कि 5,000 की डिमांड करने के लिए हमें इतना लगा है, ये चीजें रिक्वायरमेंट। तो ये हमेशा रिस्क है, क्या पता 5,000 की कैपेसिटी डिमांड ना आए, 4 की आए, लोअर हो जाए या ज्यादा हो जाए। इसलिए दोस्तों हमेशा यहां पर एक रहता है ओवर कैपेसिटी और अंडर कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट। सर ओवर कैपेसिटी और अंडर कैपेसिटी क्या होती है, देखो ध्यान दीजिएगा। हमें लगता है कि हमारी जो डिमांड है वो, हमें जो डिमांड है वो 5,000 से लेकर टू 6,000 तक हो सकती है। किससे हो सकती है, डिमांड बिटवीन 5,000 टू 6,000। तो आप कितनी यूनिट बनाओ, 5,000 बनाऊं या 6,000 बनाऊं, ध्यान देना। हमारे डिमांड, मैंने डिमांड फोरकास्ट करा, मैंने फोरकास्ट करा डिमांड का, और मुझे पता चला कि मेरी डिमांड अगले महीने 5,000 से 6,000 के बीच में हो सकती है। मेरी डिमांड अगले महीने 5,000 6,000 के बीच में हो सकती है।
अगर आप 5000 यूनिट का प्रोडक्शन करते हो, कैपेसिटी करते हो इस बेसिस पर, तो कैपेसिटी क्या कर रहे हो, कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हो किस बेसिस पर, 5000 के बेसिस पर, तो ऐसी कैपेसिटी को हम अंडर कैपेसिटी कहते हैं। कहते हैं अंडर कैपेसिटी। और अगर आप कैपेसिटी अपनी जो रिक्वायर कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, वो 6000 के बेसिस पर कर रहे हो, मिडल में नहीं ले रहे कुछ, कह रहे 5000 के बेसिस पर कर रहे हो तो उसको अंडर कैपेसिटी कहेंगे। अगर आप कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हो किसके बेसिस पर, 6000 के बेसिस पर कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हो, तो हम उसको ओवर कैपेसिटी कहेंगे। तो कब हमें ओवर कैपेसिटी करनी चाहिए और कब हमें अंडर करनी चाहिए, पहले ही समझो ओवर और अंडर क्या होता है। डिमांड, मुझे लगता है मेरे अगले महीने जो डिमांड लाई करेगी वो 5000 से 6000 के बीच में लाई करेगी। तो अगर आप सोच रहे हो कि यार 5 तक करते हैं, 6000 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 5 तक करते हैं, तो आपकी जो आपने पहले डिमांड फोरकास्ट निकाली वो 5 से 6 के बीच में लाई करेगी। तो अगर आप कम वाला चुन रहे हो, 5000 चुन रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप अंडर कैपेसिटी कर रहे हो। इसका मतलब आप अपनी जो कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट है, कितने लेबर चाहिए, कितनी मशीन चाहिए, 5000 के हिसाब से सोच रहे हो। कैपेसिटी क्रिएशन किसके हिसाब से, कैपेसिटी क्रिएट में क्या होता है, मशीन और लेबर कितने चाहिए, दैट्स कॉल्ड कैपेसिटी क्रिएट। अगर आप 5000 के बेसिस पर अपनी कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हो, इस मशीन 5000 बनाने के लिए इतनी मशीन चाहिए, इतने लेबर चाहिए, तो उसको हम अंडर कैपेसिटी कहेंगे कि आपने कम वाला लिया है। और अगर आप कहते हैं यार क्यों रिस्क ले, मान लो 5000 से हमने 5000 ली, 5000 करा, हमारे मन में कह रहा है कि यार हमें 5000 ले ली और डिमांड आ गई 5500 या 5800, तो अब 800 कहां से करेंगे भाई, ये तो बड़ी दिक्कत आ गई, ये फंस गए हम कि यार क्या लूं, अंडर कैपेसिटी लूं, कम वाला लूं या ज्यादा वाला लूं। अगर डिमांड 5000 से 6000 के बीच में लाई कर रही है तो क्या लूं, 5000 वाला लूं, 6000 वाला लूं। 5000 वाले लोग तो अंडर कैपेसिटी कहेंगे, 6000 वाले लोग तो ओवर कैपेसिटी कहेंगे। ये समझ में आया कि आपने, अगर आपने लगता है यार छोड़ो यार 6000 लेते हैं, इसके बीच में लाई करेगी, ज्यादा होगा तो रख लेंगे, 6000 तक करते हैं, ओवर कैपेसिटी बोलते हैं उसको। उसके हिसाब से फिर आपको कैपेसिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। 5000 के लिए अगर आपको 5 मशीन चाहिए और 20 लेबर चाहिए, तो इसमें आपको मशीन मान लो 6 चाहिए और इसमें लेबर आपको क्या चाहिए, लेबर आपको चाहिए 25, ऐसे हो सकता है ना। क्रिएटिविटी, कैपेसिटी क्रिएशन अलग हो जाएगा, तरीका बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा यूनिट होगी तो ज्यादा टाइम लगेगा बनाने में, तो सब कुछ अलग हो जाएगा। तो अंडर और ओवर समझ में आया, ये एग्जाम्पल उतारना है आपको, ठीक है। अंडर का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी डिमांड 5000 से 6000 के बीच में लाई कर रही है, तो कम वाला क्या होगा, अंडर कैपेसिटी लोगे। अगर कम वाले के बेसिस पर कैपेसिटी रिक्वायर्ड क्रिएट कर रहे हो, कम वाले के बेसिस पर कैपेसिटी क्रिएट करोगे तो अंडर कैपेसिटी, और अगर ज्यादा वाले के बेसिस पर कैपेसिटी क्रिएट करोगे तो ओवर कैपेसिटी, ठीक। अब मैं आपको, बड़ी कंफ्यूजन है कि कब हमें अंडर करना चाहिए और कब ओवर करना चाहिए। तो ये बताया हमारे स्टडी मैट में कि अगर आपकी डिमांड कुछ ऐसे लाई करे 5 से 6 के बीच में, अगर आपकी डिमांड 6 ही बोल रही है, सिर्फ 6 होगी, तो अंडर ओवर का कोई सिस्टम ही नहीं। फिर तो वो कह रहा भाई 6 है तो इसमें बनाओ। कहीं आपको लगता है कि यार देखो, डिमांड जब लाई करते हैं बिटवीन 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, 5 से 6, 6 से 7, 10,000 से 20,000 पे लाई कर रही है, 10,000 से 12 पे लाई कर रही है, तो ऐसा जब रहेगा तो अंडर ओवर कैपेसिटी का जरूर कॉन्सेप्ट रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि भाई आपने डिमांड फोरकास्ट निकाले, आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई कि भाई 10,000 तक की डिमांड होगी, बिटवीन पे नहीं मिला, तो फिर 10,000 बनाओ, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। जब ऐसा हो कि भाई 5,000 से 6,000 के बीच में लाई कर सकती है डिमांड, इसके बीच में रहेगी डिमांड, तो अंडर ओवर का कॉन्सेप्ट बताता है। अंडर मतलब कब आपको अंडर कैपेसिटी को प्रीफर करना चाहिए और कब आपको ओवर कैपेसिटी प्रीफर करना चाहिए, ये स्टडी मैट ने हमें बताया है। देखो ये समझ में आया। ओवर कैपेसिटी इज प्रिफर्ड इन केस में आप ओवर कैपेसिटी प्रीफर करना, और अंडर कैपेसिटी इज प्रिफर्ड इस केस में आप अंडर कैपेसिटी प्रीफर कर लेना। अगर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द कैपेसिटी ज्यादा नहीं है, अगर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा नहीं है, तो आप ओवर कैपेसिटी प्रीफर करो, आप 6,000 बनाओ। 5,000 6,000 के बीच में लाई कर रही है ना, तो ओवर कैपेसिटी मतलब 6,000 कब बनाऊं, जब हमारी फिक्स कॉस्ट ज्यादा नहीं है। फिक्स कॉस्ट कम से कम है तो आप 6,000 बना लो। सब कॉन्ट्रैक्टिंग इज नॉट पॉसिबल, जब आप चाहते हो कि मेरा डिजाइन और मेरा क्वालिटी की सीक्रेसी रहे, भाई मेरा डिजाइन किसी को पता ना चले। अगर मैं बाहर बोलूं कि मेरा ये प्रोडक्ट बना दो, तो उसको पता चल जाएगा ना किस तरीके से मैं अपना डिजाइन बोल रहा हूं, किस तरीके से मैं अपना क्वालिटी बता रहा हूं, तो उसको पता चल जाएगा। अगर मैं नहीं चाहता अपना डिजाइन और अपना क्वालिटी को, तो मैं ओवर कैपेसिटी बनाऊंगा। क्यों, ध्यान देना, अगर आपने 5-6,000 नहीं बनाई, ओवर नहीं करी, और आपने 5,000 बनाई और डिमांड आ गई 5800 की, तो 800 कहां से लाओगे, तो आपको बाहर से बनवाना पड़ेगा। और आप चाहते नहीं हो यार मैं बाहर से नहीं बनवाना चाहता, तो भाई ज्यादा बना लो ना,
तब इस केस के अंदर ओवर कैपेसिटी को प्रीफर करो। अगर आपने अंडर कैपेसिटी प्रीफर करा और डिमांड आ गई 5800 की और आप नहीं चाहते कि भाई मेरी क्वालिटी, फिर 800 रुपए कहां से, उसी टाइम तो बनेगा नहीं, तो आप बाहर से खरीदोगे या बाहर से बनवाओगे उसी टाइम किसी से कहकर। तो ये आप चाहते हो कि यार मेरा डिजाइन और क्वालिटी किसी को पता ना चले। अगर आपके मन में ये है, अगर आप चाहते हो को यार पता चल जाए कोई दिक्कत नहीं, तो अंडर पे फॉलो करो। भाई आपको लग रहा है कि चलो यार मेरा डिजाइन का अगर किसी को पता चल जाए या मेरी क्वालिटी का अगर किसी को पता चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर अंडर पे चलो। अगर 800 अगर ज्यादा भी आ गए तो मैं 800 किसी बाहर से बनवा तो लूंगा, पर अगर आप चाहते हो कि मेरी डिजाइन जो मेरे प्रोडक्ट का है और मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी है किसी को पता ना चले, सब कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं करना चाहते, किसी को बाहर वालों को काम नहीं देना चाहते, तो आप ज्यादा बना लो भाई। अगर डिमांड कम भी आएगी तो आप पूरा तो कर पाओगे, बाहर से तो बनवाना नहीं पड़ेगा। इसलिए आप ओवर, जब आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा नहीं है तो ओवर पे जाओ। और आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं करना चाहते, आपका मन नहीं है मैं नहीं दे रहा बाहर किसी को, मैं मेरा बाहर दूंगा तो मेरा डिजाइन चोरी हो जाएगा, मेरा क्वालिटी चोरी हो जाएगी, नहीं करना चाहते तो ओवर कर लो, इसके अंदर ही तो रहेगी डिमांड, है ना। दूसरा, टाइम रिक्वायर्ड टू बी एड कैपेसिटी इज लॉन्ग, कि अगर मेरे को मान लो भाई, मान लो 5000 की मैंने ये इस पे मैंने 5000 रुपए कैपेसिटी क्रिएट करी, 5800 आ गए, तो 800 रुपए 800 यूनिट बनाने के लिए मेरे पे मुझे बहुत सारा टाइम चाहिए और इतना टाइम है नहीं। तो अगर आपके पास आपको लगता है आपने 5000 यूनिट बनाई, आपको लगता है कि 5 से 6 के बीच में लाई करेगा, ध्यान सुनना, आपने 5000 यूनिट बनाई और आ गई 500 यूनिट ज्यादा आ गई, तो 500 यूनिट बनाने के लिए आपको टाइम चाहिए बहुत ज्यादा, और इतना टाइम अगर नहीं है तो फिर ज्यादा पे जाओ, प्रीफर करो ज्यादा पे, कम पे मत प्रीफर करो, ज्यादा प्रीफर करो। कम पे तब प्रीफर करना कि वो 500 यूनिट आप एक दिन में बना दो और अपनी डिमांड को पूरा कर दो, तब ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि भाई अगर ज्यादा आ गया और वो जो जितना ज्यादा है मैं नहीं बना पाऊंगा उस टाइम पे, उतना टाइम नहीं पर नहीं होगा, तो फिर ज्यादा बना लो ना, फिर ओवर कैपेसिटी को प्रीफर करो। फिर आप 5000 नहीं फिर 6000 बनाओ, अगर ज्यादा भी होगा तो कितना 6000 तक तो रहेगा, डिजाइन इतने पे लाई करेगी, 6000 तक तो रहेगा, वो तो बनाए रखा है, ठीक है। तो टाइम की अगर ज्यादा रिक्वायरमेंट लगती है, अगर मान लो आपने 5 बना और आपके पास 5500 आ गया, तो 500 बनाने के लिए ज्यादा टाइम लग रहा है और आपको पता टाइम नहीं है, तो फिर ओवर कैपेसिटी को प्रीफर करो, टाइम कम है तो। द कंपनी कैनॉट अफोर्ड टू मिस द स्टिपुलेटेड डिलीवरी डेट एंड कैनॉट अफोर्ड टू लूज द कस्टमर, ये ऑब्वियस बात है यार। मान लो आपने भाई 5500 यूनिट का आपने 5000 यूनिट बनाई, अंडर कैपेसिटी करा और ज्यादा डिमांड आ गई, 5500 की आ गई, तो 500 के कस्टमर को डिमांड पूरी नहीं कर पाओगे क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास, तो फिर कैसे कस्टमर लूज हो जाएगा, डिलीवरी लेट हो जाएगी। तो कस्टमर को चाहते नहीं ऐसा करना कि भाई मेरी डिलीवरी, उसे फिर बोलना पड़े कि भाई 2-3 दिन रुक जाओ 500 यूनिट बनाकर भेज रहे, ये ना बोलना मन कर रहा आपको बोलने का, या आप कस्टमर को लूज नहीं करना चाहते, तो उसके लिए आप ओवर पे जाइए, वो ठीक है। इससे क्या होगा, 5500 आ गई, 5800 आ गई, 5700 आ गई, ये रहता है कि लाइव बिटवीन का मतलब है कि मैक्सिमम इतनी जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी डिमांड, तो उससे ज्यादा जाएगी नहीं तो आराम से आप मीट कर पाओगे, है ना। तो अगर कंपनी नहीं चाहती कि भाई मैं डिलीवरी लेट करूं, उससे बोलो यार अभी नहीं बनी, हमने 5000 बनाई थी, 500 अभी 5 दिन बाद देंगे, हफ्ते बाद देंगे, ऐसा नहीं कर जाना चाहते, या आप कस्टमर को लूज नहीं करना चाहते कि भाई वो कह रहा भाई मैं को नहीं, मुझे अभी चाहिए, दे रहा दे, नहीं तो मैं किसी और से लूं, है ना। तो कस्टमर को लूज नहीं करना चाहते, डिलीवरी लेट नहीं करना चाहते, तो आप कहो भाई ओवर पे जाइए, ओवर को प्रीफर करिए। ओवर से कमी होगी डिमांड, क्योंकि लाई का मतलब क्या होता है, यहां से मैक्सिमम यहां तक, मिनिमम इतनी आएगी, मैक्सिमम इतनी जाएगी, तो मतलब मैक्सिमम इतनी जाएगी तो उससे कमी आएगी, तो आराम से मीट कर पाओगे। तो ये कब आप ओवर कैपेसिटी को प्रीफर करोगे, जब फिक्स कॉस्ट कम हो, जब आपकी सब कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं करना चाहते, टाइम अगर लग जाएगा, अगर यूनिट बढ़ गई तो टाइम बहुत लग जाएगा उसमें करने, और कस्टमर को लूज या डिलीवरी डेट लेट नहीं करना चाहते। अंडर कैपेसिटी का 5000 यूनिट बनाओ, फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, फिक्स कॉस्ट ऑफ द कैपेसिटी इज वेरी हाई, ज्यादा फिक्स कॉस्ट है तो कम यूनिट बनाओ, ठीक। शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट डज नॉट इफेक्ट द कंपनी, अगर कंपनी का जो शॉर्टेज है, मान लो आपको 5500 यूनिट की क्या आ गई, 5500 यूनिट का आपके पास डिमांड आई, 500 यूनिट, कहता है भाई कस्टमर जाना पहचाना सा है, कस्टमर को फोन करेंगे, कहेगा कोई दिक्कत नहीं, 1 महीने में दे, आराम से दे, आप हमारा कस्टमर हो। आपने कहा भाई आपने 5000 यूनिट बिक गई, 500 की आपने ऑर्डर दे दिया, अब मैंने कहा भाई अभी तो है नहीं, कह रहा रुक जाऊंगा यार, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बना कर दे। तो अगर शॉर्टेज हो जाती है उसमें कंपनी पे इफेक्ट नहीं पड़ता, कंपनी की सेल लॉस नहीं होती, आप रुक जा रहे हो, तो उस केस के अंदर आप अंडर पे जाओ। आपको लगता है यार मेरे जितने भी कस्टमर है वो रुक जाते हैं, तो आप कम बनाओ, आप क्या बनाओ दोस्तों, कम बनाओ, 5000 पे अंडर कैपेसिटी पे जाओ, और अंडर कैपेसिटी पे जाओ, और दोस्तों उस केस के अंदर आप क्या करें, आप क्या करो, क्या कहते हैं, अगर अंडर कैपेसिटी में चले जाओ, क्योंकि आपके कस्टमर जाएंगे नहीं, क्योंकि अगर डिमांड अगर नहीं भी मीट कर पाओगे तो वो रुक सकते हैं, है ना। तो शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट में कमी पड़ जाए तो उसका इफेक्ट कंपनी पे ना जाए, मतलब सेल लॉस ना हो, कंपनसेट हो जाए, लॉस सेल कंपनसेट हो जाए, वो रुक जाएगा। मैंने आपने कहा भाई 5500 चाहिए, मैंने कहा 5000 बनाया, कह रहा कोई बात नहीं 5 दे दे, 500 तू बनाते रहे, मैं ले लूंगा बाद में, तो बढ़िया है, अंडर पे जाओ। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है फास्ट तरीके से, आपको लग रहा है यार मैं अभी बड़ा प्लांट खरीद लूं,
तो यार ये तो अगले साल में प्लांट बेकार हो जाएगा क्योंकि टेक्नोलॉजी फास्ट तरीके से भाग रही है। तो मैंने कहा यार रहने देते हैं, कम प्लांट खरीदते हैं, कम 5-6 हजार यूनिट के लिए मुझे चाहिए हैवी प्लांट, और 5,000 यूनिट के लिए मेरे पे जो प्लांट है उसमें चल जाएगा काम। मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में भी कुछ टाइम में टेक्नोलॉजी चेंज होने, तो क्या ही फायदा अभी 6,000 प्लांट के लिए पुरानी टेक्नोलॉजी खरीदना। जब नहीं आ जाएगी नहीं खरीद लूंगा। तो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है अगर फास्ट से, तो आप चाहते हो कि यार अभी 5,000 में काम कर लेते हैं, 6,000 के लिए तो नया प्लांट खरीदना पड़ेगा और वही सेम टेक्नोलॉजी मिलेगी। इसलिए नई टेक्नोलॉजी को टाइम देते हैं, कुछ टाइम में रुक कर। तो अगर आपको लगता है टेक्नोलॉजी चेंज होने वाली है तो कम से कम बनाओ, जिससे क्या होगा, कम यूनिट को प्रेफर करो, जिससे क्या होगा भले आपके कस्टमर थोड़े टाइम के लिए लॉस हो जाए या कुछ हो जाए, पर आपको एक नई टेक्नोलॉजी के साथ आपको नई मशीन मिल जाएगी, नया प्लांट मिल जाएगा, जिससे आप आने वाले टाइम पर अच्छे कस्टमर गेन कर पाओगे, है ना। द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग द कैपेसिटी इज प्रोबेबली हाई। आपको लगता है कि यार कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, अगर लगता है कि यार अगर मैं 6,000, सोचो मैंने अभी एग्जांपल दिया जैसे आपको कि अगर 5,000 बनाओगे तो 5 मशीन और 20 लेबर लगेंगे, और जैसे आपने 6,000 बनाया तो 6 मशीन और 25 लेबर लगेंगे, 5 लेबर एक्स्ट्रा और 1 मशीन एक्स्ट्रा की कॉस्ट चले जाएगी। आपको लगता है यार इतना नहीं दे पाऊंगा मैं, इतना ही दे पाऊंगा 5 मशीन और 20 लेबर, तो आप कम। आपको लगता है कि अगर कैपेसिटी रिक्वायरमेंट की जब हम कैपेसिटी क्रिएट करेंगे तो उसमें ये नहीं कर पाऊंगा मैं, ये नहीं दे पाऊंगा, ये बहुत ज्यादा हो जाएगी कॉस्ट, तो आप इस पे जाइए। ये लिखा हुआ लास्ट वाली लाइन पे कि कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग कैपेसिटी को क्रिएट करने की जो कॉस्ट होगी, अगर आपको लगता है भाई 6 मशीन और 25 लेबर लगेंगे, आप नहीं लेना चाहते, अगर आप कम इस पे बनाते हो तो 5 लेबर 20, तो आप 1 मशीन और 5 लेबर के ज्यादा पैसे नहीं देना चाहते जिसको बनाकर, तो आपका हाई है अगर कैपेसिटी, तो आप उस पर कम पे जाइए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से दोस्तों आपके पास एक बार ये पॉइंट बता दो कि ये फिक्स कॉस्ट अगर हाई होगी तो हम अंडर कैपेसिटी क्यों प्रीफर करें। फिक्स कॉस्ट हाई होगी, फिक्स कॉस्ट हाई होगी, मान लो जितना आप कम से कम बनाओगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल फिक्स कॉस्ट पे आता है दोस्तों, है ना। जितना आप कम से कम बनाओगे उतनी आपकी लेबर, जितना आप कम से कम बनाओगे उतना बिल आपका कम आएगा, क्योंकि इतनी बिल ही कम होगी। 5,000 आपने यूनिट बनाया, 5,000 आपने यूनिट बनाया, तो हर फिक्स कॉस्ट पे काम नहीं आएगा, ज्यादा फिक्स कॉस्ट पे काम आएगा। जैसे रेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेंट फैक्ट्री रेंट 5 बनाओ 10 बनाओ 20 बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर इलेक्ट्रिसिटी बिल वही फिक्स कॉस्ट होती है, ज्यादा यूनिट बनाओगे ज्यादा बिल लगेगा, कम यूनिट बनाओगे कम। तो अगर आपको अंडर कैपेसिटी प्रेफर करोगे जब आपकी फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है, आपको लगता है यार मेरी 1 यूनिट खर्च होने में बहुत ज्यादा बिल आ जा रहा है, अगर मैं 1,000 यूनिट बनाऊं तो 10,000 का बिल आ जाएगा, कह रहा है रहने दो भाई, ज्यादा एक्स्ट्रा आ जाए, 5,000 यूनिट बनाओ, 5,000 में ठीक रहो। 5,000 में अगर यूनिट बनाता हूं तो मेरा 50,000 का बिल आता है, और जैसे ही मैंने 6,000 यूनिट बनाई तो मेरा बिल सीधा 60,000 का हो जाएगा, तो 10,000 क्यों एक्स्ट्रा दूं, 5 ही बनाऊं। फिक्स कॉस्ट अगर हाई है, बहुत ज्यादा बिजली का बिल आ रहा है ना, तो उस केस के अंदर कम यूनिट पे प्रेफर करो। इसलिए ये समझ में आया, सारी फिक्स कॉस्ट पे नहीं अप्लाई होता, कुछ फिक्स कॉस्ट पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो यहां पर ये चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर नहीं, चैप्टर की थ्योरी। और मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा दिया दोस्तों, आप जाकर चेक कर लीजिए, एक एक चीज पढ़ाई आपको मैंने, और इतना डिटेल में पढ़ाया जिसका कोई हिसाब नहीं, कोई नहीं पढ़ा सकता इतने डिटेल में। आप चेक कर लेना यूट्यूब में जितने भी है, इतने डिटेल में आपको इतनी ओम की थ्योरी कोई नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपको, ये एग्जाम्पल है आपको लिखना है, कृपया करके आप नोट्स अच्छे से बनाएं, मेरी आपसे बहुत 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 रिक्वेस्ट है। ये बाद में आपको बहुत काम आने वाले, जो मैं लिख रहा हूं उसको छाप दो, बस जैसे मर्जी छाप दो, पर छाप दो, आपको पक्का है, आपको बहुत बेनिफिट होगा इस चीज का। ठीक है, चलो तो आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रैक्टिकल चालू करवाते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रैक्टिकल करेंगे और मजा आएगा देखना प्रैक्टिकल में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।